मैं कैंसर की सर्जरी के लिए जाता हूँ, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। पर जब मुझे सच्चाई का पता चलता है तो मन में कोई क्रोध नहीं उठता। बस उस ताबीज को कसकर थाम लेता हूँ जो मेरी पत्नी छोड़ गई थी और जोर से हंस पड़ता हूँ, क्योंकि मेरी नजरों में बस इसी तरह मरना और अपना वंश यहीं खत्म करना ही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। लेकिन जब दोबारा आंखें खुलती हैं तो पाता हूँ कि मैं जाग गया हूँ। सामने अपने पुराने घर की खिड़की पर धूल में ढके लाल विवाह अक्षर दिखते हैं। जैसे कोई पागल हो कमरे दर कमरे दौड़ता हूँ और आखिरकार यारा को ढूंढ निकालता हूँ, बिल्कुल नंगी, ठंडी मिट्टी की सेज पर सिमटी हुई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बस खालीपन है। जो त्वचा कभी बेदाग थी वो अब चोटों और निशानों से भरी पड़ी है। उस औरत को देखकर जो आधी जिंदगी मेरे जहन में बसी रही आंखें भर आती हैं। दौड़कर उसे बाहों में भींच लेता हूँ। सीने में अपराध बोध और तड़प का समंदर उमड़ता है। सब कुछ गले में अटक जाता है और फिर बेबसी में फूट फूट कर रो पड़ता हूँ। पिछले जन्म में मैंने जानबूझकर यारा को पानी में धकेल दिया था और फिर उसे भीगी बिखरी हालत में निकालकर पूरे गांवों को दिखाया था। अपनी इज्जत बचाने के लिए यारा के पास मुझसे शादी करने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन जिस दिन से वो आई उसने एक भी अच्छा दिन नहीं देखा। मेरी हिंसा तले वो बस झेलती रही, पिसती रही। आखिरकार यारा अपने छोटे बच्चे को लेकर जलाशय में कूद गई। उसके भाई ने जब दोनों के शव पानी से निकाले तभी मेरी आंख खुली। उसके बाद के सालों में मैंने वक्त की लहर पर सवार होकर इतनी दौलत कमाई जो 10 जन्मों में भी खत्म न हो। लेकिन जिस औरत ने अपनी जान देकर मुझे जीना सिखाया वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। जैसे ही इस नए जन्म की खुशी में डूबने लगता हूँ, हट जाओ मुझसे, मत छुओ मुझे। मेरी बाहों में सिमटी उस औरत के मुंह से तेज चीख निकलती है। यारा को थर-थर कांपते देख अचानक याद आता है, बस एक दिन पहले ही मैंने वो पैसे छीन लिए थे जो यारा ने अपने मायके से उधार लेकर बच्चे के लिए चावल की लपसी लाने को जमा किए थे, और वो सारे पैसे शराब में उड़ा दिए थे। यह याद मन पर भारी चोट करती है। हाथ उठाकर खुद को थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगता हूँ, तब तक जब तक मुंह के किनारे से खून न बह निकले। यारा ठंडी नजरों से देखती है। होठों पर एक कड़वी मुस्कान है। उसने यह सब गिनना कब का छोड़ दिया है। हर बार जब मैं होश में आता घुटने टेक कर माफी मांगता, लेकिन 2 दिन भी न बीतते कि मेरे मुक्के फिर उस पर बरस पड़ते। वो बिस्तर की बेइज्जती झेल सकती है, जो नहीं झेल सकती वो यह है कि उसका बच्चा दूध की एक बूंद को भी तरसे। बच्चे की कमजोर रोती आवाज यारा की सूनी आंखों में जिंदगी की एक चिंगारी जगा देती है। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है और रोते बच्चे को उठा लेती है। महीनों की कुपोषण की वजह से यारा का दूध बिल्कुल सूख गया है और बच्चा भूख से लगातार रोता रहता है। ये आवाज मुझे पूरी तरह जगा देती है। मैं बिस्तर से कूदता हूँ और फर्श से कपड़े उठाकर पहन लेता हूँ। यारा यहीं रुको, अभी मिमी के लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। ये कहते कहते ही गांव के किनारे हक की दुकान की तरफ बड़े बड़े कदमों से चल पड़ता हूँ। हक मुझे आते देख अपने पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है। इस बार कौन सी शराब? हक, एक पैकेट चावल की लपसी उधार दे दो, कल लौटा दूंगा। उधार की बात सुनते ही हक रुक जाता है। मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की सूजी हुई छाप देखता है और कुछ नहीं बोलता। बस पलटकर शेल्फ से एक पैकेट चावल की लपसी उठाता है और थमा देता है। मैं बार बार शुक्रिया कहता हूँ, पैकेट थामकर घर की तरफ भागता हूँ। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखता हूँ और यारा को अभी भी कोने में सिमटा देखता हूँ, सीना फिर दर्द से भर जाता है। यारा, चावल की लपसी ले आया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी बेटी को बेचा तो तुम्हारे पूरे खानदान को श्राप दूंगी कि वंश खत्म हो जाए। यह शब्द सुनते ही पांव जम जाते हैं। वहीं खड़ा रह जाता हूँ। तब याद आता है मैंने सच में यही सोचा था कि अपनी बेटी को शहर के किसी घर में बेचकर शराब के पैसे जुटाऊंगा। मन ही मन खुद को कोसता हूँ कि मैं कितना नीच और क्रूर था। कोई हैरानी नहीं कि मेरा अंत वैसा ही हुआ। मैं उसी के लायक था। चावल की लपसी का पैकेट सावधानी से उस घिसे पिटे छोटे से बिस्तर पर रख देता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मिमी को कभी नहीं बेचूंगा। कल शहर जाऊंगा और कोई काम ढूंढूंगा। फिर पलटकर कमरे से बाहर निकलता हूँ और आंगन में खुद को कई और जोरदार थप्पड़ मारता हूँ। मुझे साफ याद है इसी महीने यारा ने मिमी को लेकर जलाशय में छलांग लगाई थी। जब भी यह ख्याल मन में आता है पूरा बदन कांप उठता है। आसमान में अंधेरा घिर रहा है और घर में कई दिनों से अनाज का एक दाना नहीं है। 20 मिनट बाद मैं गांव के पीछे की पहाड़ी की तलहटी में खड़ा हूँ। कमर के नाड़े से रबर खींचकर एक कच्ची गुलेल बना लेता हूँ। पत्थर छूटता है और एक फाख्ता फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ जाती है। पिछले जन्म में जब मैंने तरक्की की थी, निशानेबाजी का खेल मेरा जुनून बन गया था। गुलेल चलाने में काफी माहिर हो गया था। झाड़ियों में देर तक दुबक कर बैठता हूँ। जाल से एक मोटा तीतर फंसाता हूँ और गुलेल से 4 फाख्ताएं गिराता हूँ। चारों फाख्ताएं मिलाकर मुश्किल से 1-2 पाव निकलेंगी, लेकिन तीतर अकेला 5 पाव का ठोस है। शिकार को बेलों से बांधकर एक डाल पर लटका देता हूँ, घर ले जाने को तैयार। तभी अचानक एहसास होता है कि पीछे कुछ गायब है। पूरे बदन पर ठंडा पसीना छूट जाता है। एक पल को लगता है कि किसी अलौकिक चीज से सामना हो गया है। तभी सीने पर लटका ताबीज हल्की सी रोशनी से जगमगाता है। यह वही ताबीज है जो पिछले जन्म में यारा हमेशा अपने पास रखती थी। जब उसने जीवन समाप्त किया उस दिन जलाशय के किनारे उतारकर छोड़ गई थी। जब दोबारा देखता हूँ रोशनी जा चुकी है। हाथ उठाकर ताबीज को छूता हूँ। अगले ही पल खुद को एक अजीब से अलग स्थान के भीतर पाता हूँ। उस अस्पताल के कमरे से भी छोटा जहाँ मेरी मौत
मौत हुई थी। बार बार परखने के बाद आखिरकार समझ आता है, ताबीज थामो तो अंदर। बाहर जाने का ख्याल आते ही पलक झपकते वापस, ये तोहफा हाथ में आ गया है तो जानता हूँ कि इस बार सब कुछ नए सिरे से खड़ा कर सकता हूँ। घर लौटते रास्ते में नजर पड़ती है कि गांव के कई घरों में बिजली के बल्ब जल रहे हैं, लेकिन मेरे अपने घर में अभी भी एक धुंधला तेल का दिया जलता है। अकाल के बुरे से बुरे साल भी गुजर गए, फिर भी मेरे घर में एक वक्त का खाना मुश्किल से जुटता है। दूसरे की कोई उम्मीद नहीं, शिकार सीधे रसोई में ले जाता हूँ। जब रात पूरी तरह घिर जाती है तो फाख्ताओं के सूप का एक बड़ा कटोरा लेकर मुख्य कमरे में आता हूँ। यारा आओ खाना खाओ, फाख्ताओं का सूप बनाया है, इससे दूध उतरेगा। 3 बार आवाज देता हूँ, तब जाकर यारा धीरे धीरे अंदर के कमरे से बाहर निकलती है। मेज पर रखे फाख्ताओं के सूप के बड़े कटोरे को देखती है, लेकिन पास आने का कोई इरादा नहीं, बस वहीं खड़ी रहती है, आंखों में घनी नफरत जो घुलती नहीं। फटे पुराने पैबंद लगे कपड़ों में अपनी पत्नी को देखकर मन फिर तड़प उठता है। तंगी के इस दौर में भी यारा का हुस्न आंखों को रोक लेता है, लेकिन मैं वो नीच पशु जो था उसे पाकर भी कभी उसकी कदर न की। उसे इस तरह चौकस खड़े देखकर अच्छी तरह जानता हूँ कि जब तक मैं इस कमरे में हूँ वो खाने को हाथ नहीं लगाएगी। मैं रसोई में खाऊंगा, यह कहकर पलट जाता हूँ और बाहर निकल आता हूँ। यारा वहीं जमी खड़ी रहती है, फाख्ताओं के मांस और शोरबे से लबालब उस कटोरे को ताकती रहती है। क्या वो सपना देख रही है या यह किसी अनहोनी से पहले की आखिरी रात का खाना है? पहले जब कभी घर में कुछ होता था वो हमेशा पेट भरकर खाता था, उसके बाद यारा के हिस्से में बस बर्तन धोने का मैला पानी बचता था। इसलिए अब चाहे पेट खालीपन से कितना ही कराहे, यारा खाने की हिम्मत नहीं कर पाती। तब तक नहीं जब तक वो चलकर दरवाजे तक नहीं पहुंचती और खिड़की के नीचे मुझे उकड़ू बैठकर सूप पीते देखती है, जबकि रसोई के दरवाजे पर वो मोटा तीतर अभी भी लटका हुआ है। तब जाकर उसे अंदाजा होता है कि मैं पहाड़ी पर शिकार करने गया होऊंगा। यारा पलटकर मुख्य कमरे में जाती है, कटोरा उठाती है और धीरे धीरे खाने लगती है। जब वो खाना खत्म कर लेती है तो मैं सारे कटोरे और चॉपस्टिक धोने लग जाता हूँ, जबकि वो सतर्क नजरों से देखती रहती है। पुराना मैं बिल्कुल निकम्मा आदमी था। शायद ये पहली बार है जब मैंने इस घर में कोई ढंग का घरेलू काम किया हो। जब काम खत्म होता है तो पहले की अपनी हरकतों के बारे में सोचकर एक बर्तन पानी गर्म करता हूँ और अंदर ले जाता हूँ। यारा इससे हाथ मुंह धो लो। परात रखकर जल्दी से बाहर निकल आता हूँ। दरवाजे के पास पहरा देते बैठ जाता हूँ। काफी देर बाद अंदर से पानी की हल्की आवाजें सुनाई देती है। तारों से भरे आसमान की तरफ निगाह उठाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि कल पैसे कैसे कमाऊंगा। घर के हालात जल्द से जल्द सुधरने चाहिए। पतझड़ आ चुकी है, सर्दियों में पारा 0 से नीचे चला जाएगा, ऐसी ठंड की टपकता पानी भी जम जाए। यारा और मिमी दोनों को गर्म रजाईदार कपड़े चाहिए, उनके बिना दोनों में से कोई भी इस सर्दी को नहीं झेल पाएगा। पानी की आवाज बंद होते ही उठकर अंदर जाता हूँ। मेरे अचानक आने से यारा चौंक जाती है और घबराकर पीछे हट जाती है। दूर रहो मुझसे, यह देखकर मन ही मन उस जानवर को कोसता हूँ जो मैं था। जानता हूँ कि उसका डर एक रात में नहीं जाएगा। आवाज को नरम करता हूँ। यारा मैं बस परात उठाने आया था। परात उठाता हूँ और बिना एक शब्द कहे बाहर निकल जाता हूँ। यारा कुछ नहीं बोलती। दरवाजे से निकलते ही वो जितनी जल्दी हो सके कपड़े पहन लेती है। आंगन में उसी कुनकुने बचे पानी से जल्दी से खुद को धो लेता हूँ। आखिरकार फाख्ताएं पकड़ने के लिए दोपहर का अच्छा खासा वक्त झाड़ियों में पेट के बल लेटकर बिताया था। धोने के बाद दरवाजे की चौखट पर बैठ जाता हूँ और पिछले जन्म की यादें मन में उमड़ने देता हूँ। याद आता है कि पिछले जन्म में कुछ बाहरी लोग पहाड़ों में जाकर चीजें इकट्ठा करना चाहते थे। रास्ता भटकने के डर से उन्होंने मुझे रास्ता दिखाने के लिए रख लिया था, क्योंकि मेरे पास वैसे भी कोई काम नहीं था। उस वक्त मुझे लगता था कि इन शहरी लोगों के पास बहुत फालतू वक्त है, लेकिन कुछ चक्करों के बाद मैंने चुपचाप जंगली डेंड्रोबियम ढूंढने और तोड़ने के सारे गुर सीख लिए थे। अब उस जानकारी से असली पैसा कमा सकता हूँ। यह सोचते ही मन में आग सी भड़क उठती है। उछलकर खड़ा हो जाता हूँ, एक मशाल बांधता हूँ और अपने देसी औजार उठा लेता हूँ। घर के अंदर आवाज लगाता हूँ, यारा दरवाजा बंद कर लो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो एक चक्कर पूरी रात के लिए पहाड़ में बदल जाता है। सुबह के 4 बजे तक घर नहीं पहुंचता, लेकिन किस्मत साथ है। उतरते वक्त एक मुखौटेदार ताड़ी बिलाव की मांद पर नजर पड़ जाती है और कई नवजात बिलाव के बच्चे निकालता हूँ, जिन्होंने अब भी आंखें भी नहीं खोली हैं। घर आकर जल्दी से जानवरों को साफ करता हूँ, एक रसोई में रख देता हूँ और 2 बड़ी टोकरियां लेकर शहर की तरफ चल पड़ता हूँ। बाजार सिंगले दिनों में लगता है और मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिलाव का मांस और खालें टोकरियों में सजाकर रख देता हूँ। अरे नौजवान, यह तो बढ़िया पहाड़ी शिकार है। मन में सोच रखा था कि अगर कुछ न बिका तो सब पका लूंगा और बून और भाई बहनों के साथ बांट लूंगा, लेकिन सामान बिछाते ही कोई भाव पूछने आ जाता है। एक बुजुर्ग जोड़ा मेरी धूप से सांवली हुई चमड़ी देखते ही समझ जाता है कि मैं सीधे पहाड़ों से आया हूँ। दाम वाजिब लगे तो उन्होंने फौरन 2 ले लिए। इस दौर में मांस खरीदने के लिए राशन टिकट चाहिए। बस ऐसा जंगली शिकार ही है जो बिना टिकट खरीदा बेचा जा सकता है। बुजुर्ग औरत बोली कि घर ले जाकर अपने नाती को खिलाऊंगी, उसका मन बहलेगा। जाने से पहले उसने अपने पति की आस्तीन खींची और उससे सारी बिलाव की खालें भी खरीदवा ली। बोली कि नाती पोतों के लिए दस्ताने बनाऊंगी। बस यही हुआ, 2 घंटे से भी कम वक्त में एक बिलाव बिक गया। फिर जो जंगली डेंड्रोबियम लाया था उसे लेकर
रात पहले इकट्ठा किया हुआ जंगली डेंड्रोबियम लेकर शहर की पुरानी और जानी मानी दवाई की दुकान पर पहुंचता हूं। जैसे ही जंगली डेंड्रोबियम निकालता हूं, मोटे चश्मे के पीछे से बूढ़ा दुकानदार नजरें हटा ही नहीं पाता। सावधान हाथों से डेंड्रोबियम उठाता है और देर तक परखता रहता है, फिर उंगलियां उठाकर एक अंक दिखाता है। दोस्त, ये दाम कैसा लगा? जो वो दे रहा है उसे देखकर माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो मुझे पहाड़ का कोई अनजान लड़का समझकर ठगने की कोशिश कर रहा है। डेंड्रोबियम वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। बूढ़ा जल्दी से मेरा हाथ दबा देता है और अपनी बकरी जैसी दाढ़ी पर हाथ फेरता है। दाम पसंद नहीं तो बात करते हैं। 610 रुपए के नोट, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ये डेंड्रोबियम का जो जखीरा है, भले ही मैंने उसका कुछ हिस्सा गलती से तोड़ दिया था, इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन क्या करूं, अभी पैसे चाहिए। यारा और मिमी घर में भूखे पेट बैठे हैं। एक पल सोचकर सौदा मान लेता हूँ, फिर मांस और आटा खरीदता हूँ और 2 अलग अलग सरकारी राशन की दुकानें छानने के बाद आखिरकार बच्चों का दूध का पाउडर मिल जाता है, जो इन दिनों मिलना बहुत मुश्किल है। घर लौटते वक्त कल यारा के बदन पर फटी पुरानी पैबंद वाली पोशाक याद आती है, तो शहर की एकमात्र छोटी सरकारी दुकान में कदम रख देता हूँ। घर के रास्ते पर एक चक्कर लगाकर एक बूढ़े शिकारी को ढूंढता हूँ जिसकी उम्र 70 पार है। उसे ढेर सारा खाना देता हूँ और बदले में उसकी कीमती शिकारी बंदूक लेकर चला आता हूँ। इन दिनों मांस के लिए राशन टिकट चाहिए। अगर जब मन चाहे मांस खाना है तो खुद ही शिकार करना होगा। घर के पास पहुंचते पहुंचते यारा को खेत में काम करते देखता हूँ। पीठ पर मिमी बंधी है। बून मुझे आते देखकर फौरन भड़क जाता है। कहाँ मरे हुए थे अब तक? बीवी को अकेले खेत का सारा काम करने दे रहे हो? मैं शहर काम करने गया था और वापसी में थोड़ा मांस और आटा ले आया। आज रात सबको खाने पर बुला लो। बून को सामने खड़ा देखकर गला भर आता है। वो कड़ी शक भरी नजरों से देखता है, सिर से पांव तक मुझे तोलता है, पैंट पर लगी कीचड़ को घूरता है, फिर भरी हुई टोकरियों पर नजर डालता है। भाभी ने दोपहर में मकई की रोटियां पकाई हैं। यारा को कुछ घर ले जाने दो और आगे से उसका ख्याल रखो। मैं सिर हिलाता हूँ और बिना कुछ कहे घर की तरफ चल पड़ता हूँ। अगर यारा को जीतना है तो पहले उसके पेट को जीतना होगा। रसोई में काम में जुट जाता हूँ। शाम ढलते ढलते यारा बाह में कुछ मकई की रोटियां दबाए घर आती है, लेकिन आंगन में कदम रखते ही मांस पकने की खुशबू उसकी नाक में जाती है, सीधे रसोई के दरवाजे की तरफ जाती है और मुझे साधारण चूल्हे पर काम करते देखती है। यारा दिन भर काम करके आई है और भूख से पेट पीट से लग रहा है। मकई की रोटियां रख देती है, अंदर के कमरे में जाती है और सोए हुए बच्चे को छोटी सेज पर लिटा देती है। लेकिन जब पलटती है और मेज पर दूध के पाउडर का डिब्बा देखती है तो यारा के सिर में खून चढ़ जाता है। वो रसोई में आती है और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। क्या फिर माँ के पास जाकर पैसे ऐंठ लाए? इतनी बेशर्मी! यह इल्जाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता हूँ। फिर याद आता है, मैंने सच में मे के गले पर चाकू रखकर पैसे छीने थे। जल्दी से सफाई देने लगता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं किया। आज यह पैसे मैंने खुद कमाए हैं। हाथ कमर की तरफ बढ़ाता हूँ। यह देखकर यारा और भड़क जाती है और फिर एक थप्पड़ मारती है। अभी इस वक्त तुम्हें क्या सूझ रही है? एक के बाद एक 2 थप्पड़ खाकर समझ नहीं आता कि हंसूं या रोऊं। देखता हूँ कि वो रुकने वाली नहीं, तो जल्दी से कमर में खून से 5-10 रुपए के नोट निकालता हूँ। यारा, यह पैसे मैंने आज कमाए हैं, लो। यारा अपनी हथेली पर थमाए नोटों को देखती रहती है और कमरा जैसे घूमने लगता है। वो लगभग गिरने वाली होती है। मैं थामने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन वो जोर से मेरा हाथ झटक देती है। उसके लिए यह मानना मुमकिन नहीं कि जिस आदमी ने जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया, वो एक ही दिन में इतने पैसे घर ले आए। ये आदमी कौन सी गंदी करतूतें करके आया है? वो इन पैसों का क्या करे? ये तो हो ही नहीं सकता। यह देखकर कि यारा मेरी एक बात नहीं मान रही। मेरे घुटने लगभग टिकने ही वाले थे। कल रात मैं पहाड़ पर गया था और जंगली डेंड्रोबियम इकट्ठा किया था। साथ में एक मुखौटेदार ताड़ी बिलाव की मांद भी मिल गई। यह सब मिलाकर 610 रुपए मिले। एक हिस्सा खाने पर खर्च किया और यह बाकी बचा है। डेंड्रोबियम का नाम सुनते ही यारा की आंखों में कुछ बदल जाता है। कहते हैं उत्तर में जिनसेंग का राज है और दक्षिण में डेंड्रोबियम का। इसकी दवाई की कीमत बहुत है और यह अच्छे दाम पर बिकती है, लेकिन यह पहाड़ों की गहराई में ही उगती है और ढूंढना बेहद मुश्किल है, खासकर घुप्प अंधेरे में। लेकिन पीछे सोचती है तो सुबह कुएं के पास सच में खून के धब्बे थे और बिलाव का मांस सच में हांडी में पक रहा था। कहीं उसने उसे गलत तो नहीं समझा? लेकिन उसे डेंड्रोबियम की पहचान भला कहां से होगी? यारा की टिकी हुई नजरों के सामने अपना दायां हाथ उठाता हूं और कसम खाता हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर किया हो तो मेरा वंश मुझ पर ही खत्म हो जाए। उसकी सांस धीमी पड़ते और आंखों की तेजी मरते देखकर चुपके से एक सांस छोड़ता हूं। यारा, ये पैसे कहीं सुरक्षित रख दो। मैं बून के यहाँ कुछ मांस दे आता हूँ, उन्हें भी चखने दो। पैसे अपने उस खास स्थान में रखना ज्यादा सुरक्षित होता। लेकिन यारा को पैसे देने का मतलब है घर की बागडोर उसके हाथ में देना। बिलाव के भुने हुए मांस की एक थाली मेज पर रखता हूँ, साथ में मछली और टोफू के शोरबे की एक हांडी। फिर रसोई में जाकर एक बड़े कटोरे में मांस भरता हूँ और बून के घर की तरफ चल पड़ता हूँ। रास्ते में हक के यहाँ भी रुकता हूँ और चावल की लपसी का और पहले की शराब के सारे उधार चुकता कर देता हूँ। इधर यारा हाथ में थामे पैसों को देखती है और जल्दी से अंदर जाती है। 2 साल से भी ज्यादा की शादी में हमेशा वो ही उससे पैसे छीनता रहा। ये पहली बार है जब मैंने उसे पैसे दिए हैं। वो उन्हें 5 हिस्सों में बांटती है और एक एक को अलग अलग जगह छुपा देती है। जब बाहर से पक्के कदमों की आहट सुनती है तो कमरे से निकलकर मेज पर सजे भाप उड़ाते खाने को देखती है और लगता है जैसे सपना देख रही हो। रसोई में जाती है तो देखती है कि आटे की बाल्टी आधे से ज्यादा भरी है, तेल की शीशी लबालब है और छत की कड़ी से 10 पाव से ज्यादा का पोर्क बेली का मोटा टुकड़ा लटक रहा है। क्या वो सच में बदल गया है? यारा को यकीन नहीं आता। तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदलता। जब वो आखिरकार बैठती है तो मैं तीतर की एक टांग उसके कटोरे में डाल देता हूँ। कल सुबह सबसे पहले पहाड़ पर जाऊंगा। सर्दी बंद होने से पहले डेंड्रोबियम उगने वाली हर जगह को खंगाल लेना है। अभी यही सबसे जल्दी पैसे लाने का रास्ता है। एक बार जब देश
भर में हालात सुधरे तो इन पैसों से कुछ बड़ा लगाऊंगा। यारा रुकती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है, कुछ नहीं बोलती। भले ही कल रात उसे किस्मत से डेंड्रोबियम मिल गई, ऐसी किस्मत हर बार नहीं आती। यारा लगभग कुछ कहने ही वाली थी कि अगर सच में पैसा कमाना है तो कोई पक्का काम ढूंढो, 2-4 पैसे रोज मिले तो भी कुछ न कुछ तो है। लेकिन उसकी फितरत जानती है, जब तक जुए और शराब से दूर है जाने देती है। वो चॉपस्टिक बढ़ाकर तीतर की टांग वापस कटोरे से निकालने लगती है। मैं देख लेता हूँ और रोक देता हूँ, मिमी का बहाना बनाते हुए। यारा, तुम बहुत दुबली हो गई हो, ज्यादा खाओ, नहीं तो मिमी को कुछ नहीं मिलेगा। कोई दूध का पाउडर माँ के दूध की बराबरी नहीं कर सकता, और पाउडर महंगा भी है और मिलता भी मुश्किल से है। यह मछली टोफू का सूप पियो, इससे दूध बनता है। यारा तीखी नजर से देखती है। चॉपस्टिक थामी उंगलियों की हड्डियां सफेद पड़ जाती हैं, लेकिन वो मना नहीं करती। पूरे 1 दिन और 1 रात से नींद नहीं आई, हड्डियों तक थकान उतर चुकी है। घर का तात्कालिक संकट आखिरकार काबू में आ गया है। खाना खत्म करके बस इतना कहता हूँ, यारा मैं सोने जा रहा हूँ। उठता हूँ, झुककर अंदर के कमरे में घुसता हूँ और सिर तकिए से लगते ही बेहोश हो जाता हूँ। जब तक यारा बर्तन धोकर कमरे में लौटती है, फर्श पर मेरे उतारे कपड़े पड़े मिलते हैं। माथे पर बल डालती है, उन्हें उठाती है और चांदनी में धो देती है। काम खत्म करके थकी मादी देह घसीटते हुए कमरे में आती है और पांव से टोकरी से ठोकर खा जाती है। उठाकर देखती है तो अंदर औरतों के कपड़ों का एक नया सेट और बच्चे के 3 सेट कपड़े मिलते हैं। वहीं खड़ी काफी देर तक मुझे सोते हुए देखती रहती है। इस आदमी को वो अब समझ नहीं पाती। मैं मुर्दे की तरह सोता हूँ। रात में मिमी 2 बार जागती है, लेकिन एक बार भी मुझे जगाने में कामयाब नहीं होती। तड़के जाकर नींद भरी आंखें खुलती हैं और करवट लेता हूँ। यारा पीठ मेरी तरफ करके सिमटी लेटी है। बदन पर बस एक घिसी पतली बनियान है, नजर रोके नहीं रुकती। पिछले जन्म में यारा के जाने के बाद मैं कभी किसी और औरत के पास नहीं गया। हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लेता हूँ। यह सब किसी सपने जैसा लगता है, बिल्कुल अनजाना सा। जैसे ही झुककर एक चोरी का बोसा लेने वाला होता हूँ, बाहों में थमा बदन पत्थर हो जाता है। साफ है कि उसे मुझसे कोई वास्ता नहीं चाहिए। सीने में उठती कड़वाहट को निगलकर बिस्तर से उठ जाता हूँ। अभी सब्र रखना होगा। सूखने की डोरी से कपड़े उतारता हूँ, परवाह नहीं कि अभी भी थोड़े नम है। जल्दी से पहनता हूँ और दबे पांव टोकरी में से चीजें निकालकर मेज पर रखता हूँ। इसी वक्त यारा बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है, चेहरा भावहीन और ठंडा। अगर सच में बदलना है तो कोई पक्का काम ढूंढो। मेहनत करो तो महीने में 10 रुपए से ज्यादा मिल सकते हैं, इतने में गुजारा हो जाएगा। यारा का खुद पहले बोलना सुनकर मन में एक गर्म लहर सी उठती है। वो मेरे भविष्य की सोच रही है, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और जब अर्थव्यवस्था खुले तब के लिए पर्याप्त पूंजी तैयार रखनी होगी। पिछले जन्म में यारा और मिमी को खोने के बाद मैं आवारा कुत्ते की तरह भटकता रहा। तब किसी की मदद से एक सरकारी दुकान में सहायक की नौकरी मिली। बातों का हुनर काम आया और धीरे धीरे मैनेजर तक पहुंचा। बस इसी वजह से उन लोगों के करीब आ पाया जो मायने रखते थे। इस बार अपने दोनों हाथों से अपनी पहली असली दौलत कमाऊंगा और अभी के लिए शिकार और डेंड्रोबियम इकट्ठा करना सबसे तेज रास्ता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास पिछले जन्म की यादें हिंदी हैं। मुझे ठीक ठीक पता है कहाँ डेंड्रोबियम उगती है। ऐसा फायदा भला कैसे गंवा सकता हूँ। बस एक मुश्किल यह है कि यारा को यह कैसे समझाऊं कि मैं डेंड्रोबियम के लिए बार बार पहाड़ पर जाने की जिद पर क्यों अड़ा हूँ। मुझे चुप देखकर यारा समझती है कि मैं हट कर रहा हूँ। रजाई वापस ओढ़ लेती है और लेट जाती है। चूल्हे पर मकई की रोटियां रखी हैं तुम्हारे लिए। यह सुनकर भौहें उछल जाती हैं और चेहरे पर फैलती मुस्कान छुपाए नहीं छुपती। बिस्तर के पास जाता हूँ और यारा के गाल पर एक झटपट बोसा दे देता हूँ। यारा, कल ही बून से बात कर ली है, आज उनके यहाँ मदद के लिए जाने की जरूरत नहीं। जब मौका मिले रसोई में से आधा पोर्क मे के यहाँ पहुंचा देना। यारा ने मुझे झुकते देखा तो खुद को संभाल लिया था। समझी कि मार पड़ने वाली है, चोट की तैयारी कर ली। लेकिन इसके बजाय मैंने उसे बिल्कुल अचंभे में डाल दिया। मैंने जो कहा वो उसके कानों तक पहुंचा भी नहीं और कुछ सोच पाती उससे पहले मैं मिमी को अलविदा का बोसा दे चुका था और दरवाजे से निकल गया था। जब तक वो होश में आती है मैं जा चुका हूँ। धुंधले कमरे में बस वो है और मिमी जो छोटी सेज पर सो रही है। अभी सुबह का धुंध हल्का है, लेकिन यारा करवटें बदलती रहती है और नींद लौटकर नहीं आती। वो लेटी रहती है जब तक कि आसमान में सूरज ऊंचा नहीं चढ़ जाता। तब दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। डेला, इतनी सुबह कोई बात हो गई क्या? बेटी भाभी से सुना कि कल रात तुम लोगों के यहाँ मांस था। डेला की नजरें सीधे रसोई की तरफ दौड़ जाती हैं, चेहरे पर पूरी मुस्कान, जवाब का इंतजार किए बिना। पांव खुद ब खुद रसोई के दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं, जैसे उनकी अपनी आंखें हों। हे भगवान, क्या यह चुराया है? इतना बड़ा टुकड़ा मांस, इसकी कीमत कितनी रही होगी? यहाँ आसपास किसी ने करीब 6 महीने से मांस का एक टुकड़ा भी नहीं देखा। बच्चे कई दिनों से रो रहे हैं और किसी के पास पैसे नहीं। आखिरकार मांस से नजर हटाती है तो अंधेरी दीवार से आधा तीतर लटका दिखता है और सारा संयम जाता रहता है। यारा बेटी, अपने उस आदमी पर नजर रखना, जुए के चक्कर में कहीं श्रम शिविर में न पहुंचा दे। यह सुनकर यारा का चेहरा गहरा पड़ जाता है। दिला, ये क्या कह रही हो? अगर उसने कानून तोड़ा है तो पुलिस देखेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। दिला कुछ और कहने को मुंह खोलती है, लेकिन इधर उधर नजरें घुमाती है और फिर सोच समझकर रुक जाती है। बात निगल जाती है और लहजा बदल लेती है। नाराज मत हो बेटी, मैं तो बस अपनों की तरह सोच रही हूँ। मेरे पति उसके अपने खून है और मेरा बच्चा कई दिनों से मांस के लिए रो रहा है। कोई 5 रुपए उधार दे दो, मेरे पति बाद में दे जाएंगे। इस औरत के पड़ोस में 2 साल से ज्यादा रहकर यारा ने उसे पूरी तरह भांप लिया है। डेला की हर चाल समझ में आती है। डेला के घर में जो एक बार जाए वापस नहीं आता और वो पहले ही 5 रुपए मांग रही है। वैसे भी यारा अपने दम पर इसकी हाँ करने की हिम्मत नहीं रखती, लेकिन अगर अधिकार होता भी तो इतना कभी न देती। यह मेरे बस की बात नहीं।
उनके आने पर पूछ लेना। वो चलकर रसोई का दरवाजा बंद कर देती है। डेला के चेहरे की मुस्कान उतर जाती है। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो कहना कि मांस मेरे यहाँ भिजवा दें। पलटते ही वो मुस्कान जो ओढ़ रखी थी आखिरकार झड़ जाती है। इधर पहाड़ पर दोपहर होने को आई है। पिछले जन्म की यादों के सहारे और कल के तजुर्बे की रोशनी में खूब ढूंढता हूँ और आखिरकार जंगली डेंड्रोबियम का एक झखीरा मिल जाता है। जड़ों का ज्यादातर हिस्सा निकालते निकालते दोपहर हो जाती है। यह कल वाले से कहीं बड़ा है। शाम का धुंधलका उतरते उतरते सावधानी से पूरा जखीरा जमीन से बाहर निकाल लेता हूँ। घर लौटने को पलटता हूँ तो सामने एक चित्तीदार हिरण खड़ा है। लगता है वो भी डेंड्रोबियम के लिए आया था। बिना एक पल घुमाए उस खास स्थान में हाथ डालता हूँ और कल अदला बदली में ली हुई शिकारी की बंदूक निकाल लेता हूँ। एक गोली। बंदूक की दंदनाहट पेड़ों में गूंज उठती है और हर दिशा से पंछी उड़ जाते हैं। घर पर यारा रात का खाना तैयार कर चुकी है। मीमी का दूध भी बना दिया है और मैं अभी तक नहीं आया। माथे पर बल पड़ जाते हैं। डेंड्रोबियम रोज इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसे कोई पक्का हुनर सीखना चाहिए। यारा इन्हीं सोचों में डूबी है कि मैं चुपचाप आंगन में आ जाता हूँ। जब तक टोकरियां भी उतारने की आवाज नहीं आती यारा को पता नहीं चलता। तब अंदर से मिमी को लेकर बाहर निकलती है। जाओ हाथ मुंह हो धो लो, खाना तैयार है। मिमी को लेकर वापस अंदर चली जाती है। देखता हूँ कि उसकी नजर टोकरी पर गई लेकिन कुछ नहीं कहती। जब अंदर कदम रखता हूँ और भाप उड़ाते खाने से भरी मेज देखता हूँ, आंखें भर आती हैं। मन करता है पिछले जन्म में जाकर उस खुद को खूब पीटूं। इतनी सुंदर और समर्पित औरत को मैंने कैसे ठुकरा दिया। मेज पर बैठकर ऐसे खाता हूँ जैसे कई दिनों से भूखा हूँ। यारा खाने के बाद ग्रेडी के यहाँ जाऊंगा। कुछ दिनों में इस घर में बिजली लगवानी है। एक बार आ गई तो हर महीने खर्च होगा। यह कहकर चुपके से मेरी तरफ देखती है। डरती है कि कहीं मैं मेज न पलट दूं। उसके चेहरे का बदलाव फौरन पकड़ में आ जाता है। चौपस्टिक रखता हूँ। दरवाजे से टोकरी उठाकर अंदर लाता हूँ और सामने रख देता हूँ। यारा ये आज मैंने खोदा है। शहर की दवाई की दुकान पर ले जाऊंगा तो अच्छे दाम मिलेंगे। यारा जंगली डेंड्रोबियम को देखती है, फिर ऊपर मेरी तरफ देखती है और आवाज में अविश्वास लिए पूछती है, यह सच में तुमने खुद खोदा? कसम से चुराया नहीं है। पहाड़ पर पूरे दिन की मेहनत है यह। यारा मेरे शांत चेहरे को ध्यान से देखती है और धीरे धीरे आधे मन से सिर हिला देती है। डेला आई थी आज। 5 पाव पोर्क उधार मांग रही थी। यारा का चेहरा कस जाता है। साफ है कि वो नाखुश है। जरूर डेला ने मेरे जाने के बाद उसे परेशान किया होगा। सीधे उसकी आंखों में देखता हूँ। इस घर की मालकिन तुम हो। पैसे हो या खाना सब तुम्हारे हाथ में है। अगर नहीं देना तो नहीं देंगे। यह बात यारा के मन पर गहरी उतरती है। सोच विचार कर धीरे से कहती है, नहीं देना मुझे। डेला उधार कहती है लेकिन कभी वापस नहीं करती। यह पहली बार भी नहीं है। यह सुनकर मुस्कान होठों पर आ जाती है जिसे रोक नहीं पाता और हाथ बढ़ाकर हल्के से उसकी नाक पर थपकी देता हूँ। यह मुस्कान यारा को जैसे जमा देती है। एक पल ताकती रहती है, फिर मिमी को उठाती है और अंदर के कमरे में चली जाती है। खाना खत्म करता हूँ। सारे बर्तन धोता हूँ। कोई आधा पाव मांस काटता हूँ और अंधेरे में निकल पड़ता हूँ। ग्रेडी मुझे देखकर एक बार पलटकर दोबारा देखता है, फिर हाथ में मांस देखता है और उसके झुर्रियों भरे चेहरे की हर लकीर मुस्कान में खुल जाती है जब मांस थामता है। इतनी रात को क्या काम पड़ा बेटा? घर पर बिजली लगवानी है, मदद करोगे? हाँ, कल किसी को भेज देता हूँ। शुक्रिया ग्रेडी। यह कहकर बिना रुके वापस चल पड़ता हूँ। लेकिन रसोई के पास से गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि यारा अंधेरी रसोई में उकड़ूं बैठी उन हड्डियों को चूस रही है जो मैं खाने के बाद छोड़ गया था। यह नजारा आंखों में मुक्के की तरह लगता है। पूरा बदन ठंडा पड़ जाता है। आवाज टूटी टूटी निकलती है, यह क्या कर रही हो? मेरी आवाज सुनकर यारा चौंक जाती है और हड्डी हाथ से छूट जाती है। चेहरे पर सिर्फ डर लेकर मेरी तरफ देखती है। मारो मत, ये तो बस तुम्हारी छोड़ी हुई थी। सोचा फेंकना ठीक नहीं। उस पल बिजली सी गिरती है। जिंदगी में इतना नीचा कभी नहीं महसूस किया। जमीन पर गिरकर उसके सामने घुटने टेक देता हूँ। यारा चीख पड़ती है, ये क्या कर रहे हो? सामने घुटनों पर झुके इस आदमी को देखती रहती है तब तक जब तक सीने पर कुछ गर्म और भीगा सा नहीं फैलता। वो रो रहा है। उसके भीतर कहीं गहरे जो बंद पड़ा था वो चुपचाप टूट जाता है। जिस औरत को वो अपनी पत्नी कहता है उसका यह हाल देखना कि उसकी झूठी हड्डियां खाने में भी डर लगे, यह सीधे सीने में उतरे खंजर की तरह है। जमीन से उठता हूँ, दोनों हाथों से यारा का चेहरा थामता हूँ और उसकी आंख के कोने पर टपके आंसू पर होंठ रख देता हूँ। यारा मुख्य कमरे में जाकर बैठो, खाना तैयार होते ही लेकर आता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। यारा को समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है। किसी भूत को देखे जैसी रसोई से निकल जाती है। रसोई में जुट जाता हूँ और जल्द ही कड़कड़ाते तले हुए पोर्क की एक थाली चूल्हे से उतरती है। मोटा अनाज जो गले में चुभे वही मुझे खाने को मिलता है। फिर भी यारा उसे भी किसी कीमती चीज की तरह संभालती है और खुद एक निवाला नहीं छूती। अंदर के कमरे में कदम रखता हूँ तो यारा की पतली सी परछाई दिखती है पीठ मेरी तरफ। सीने में कुछ उमड़ता है। कुछ ही कदमों में कमरा पार करता हूँ और पीछे से बाहों में भींच लेता हूँ। उस आगोश में यारा को पहली बार एहसास होता है कि किसी की बाहों में सच में महफूज होना कैसा लगता है। शादी की पहली रात के बाद यह पहली बार है कि दोनों इस तरह लिपटे हैं और रात भर चैन की नींद सोए हैं। कल रात की उस करीबी के बारे में सोचकर यारा के गालों पर लाली दौड़ जाती है, सिर घुमाती है और जैसे ही नजर छोटी सेज पर पड़ती है चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि पूरी रात मिमी के एक बार भी रोने की आवाज नहीं आई। यारा को अकड़ते और छोटी सेज पर आंखें गड़ाते
देखकर मैं बिस्तर से कूदता हूँ और पलक झपकते मिमी के पास पहुंच जाता हूँ। मिमी जाग चुकी है, चौड़ी चौड़ी आंखें खोले लेटी है और हल्की सी मुस्कान होठों पर है। अपनी बेटी को देखकर मेरा सारा कठोरपन पिघल जाता है। उसे सावधानी से उठाता हूँ और बिस्तर पर ले आता हूँ। मिमी को बिल्कुल ठीक देखकर अभी भी मुस्कुराते हुए यारा के सीने का बोझ आखिरकार हल्का होता है। बदन से तनाव निकल जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं। वो लगभग टूट ही पड़ती है। रोते रोते खुद पर गुस्सा आता है कि कल रात इतनी गहरी नींद कैसे सो गई, इतनी गहरी नींद कैसे आ गई उसे, इतना छोटा बच्चा। अगर कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ न कर पाती। यारा, मिमी के साथ थोड़ी देर यहीं रहो, मैं नाश्ता बनाने जाता हूँ। यारा मिमी के नीचे लंगोट की जांच करती है। एकदम सही नहीं बंधा, लेकिन ताजा और साफ है। कोई हैरानी नहीं कि मिमी रात को नहीं रोई। इस आदमी ने रात को उठकर उसकी बेटी का ख्याल रखा। मिमी के पैदा होने के बाद यह पहली बार है जब उसने बच्चे की देखभाल के लिए कदम बढ़ाया है। तो क्या वो सच में बदल गया है? क्या एक बार और उस पर भरोसा किया जा सकता है? दीवार के उस पार मैं रसोई में आसानी से काम करता हूँ। जब तक यारा मिमी को लेकर बाहर आती है सब कुछ तैयार है। टोफू, ताजी हरी सब्जियां, मकई का दलिया और मोटे आटे की रोटियां। यारा की बाहों से मिमी को लेता हूँ। कमीज अभी भी नहीं पहनी। यारा, जाओ तैयार हो लो, मैं हूँ इसके साथ। यारा को इतने छोटे बच्चे को मेरे हाथों में देने में पूरा भरोसा नहीं, लेकिन मुझे उसके साथ अनाड़ीपन से जूझते देखकर हंसी फूट पड़ती है। अपनी बेटी है, कोई बाघ नहीं, काटेगी नहीं तुम्हें। नाश्ते के दौरान ग्रेडी एक बिजली वाले को लेकर आ जाता है। दोनों फाटक से घुसते हैं और यारा को बाहर मेज पर बैठकर खाते देखते हैं। मैं मिमी को लेकर आंगन में घूम रहा हूँ। कमीज अभी भी नहीं पहनी। ग्रेडी मेरी बाह के अंदरूनी हिस्से पर काटने के निशानों की साफ लकीर देखता है और जानते बूझते मुस्कुराता है। बेटा, नाश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ। इतनी सुबह ग्रेडी के बिजली वाले के साथ आने की उम्मीद नहीं थी, तो दोनों को फाटक पर ले जाता हूँ और इधर उधर की बातें करता हूँ। जब यारा खाना खत्म करके अंदर चली जाती है तब मिमी को यारा को सौंपता हूँ और ढीली कमर की जेब से चेनमन सिगरेट का एक पैकेट निकालता हूँ। ग्रेडी पैकेट देखता है, अपने पीले दांत दिखाते हुए चौड़ी मुस्कान के साथ कहता है, अरे वाह, अच्छे दिन आ गए तुम्हारे, ये तो 4 जाव का पैकेट है। पास खड़ा बिजली वाला और भी चौड़ी मुस्कान के साथ हंसता है, सिगरेट कान के पीछे खूंचता है, सीढ़ी कंधे पर उठाता है और घर के पीछे की तरफ चल पड़ता है। उसके लिए तो यह सौदा बहुत अच्छा रहा। सिगरेट के एक पैकेट के लिए 4 जाव, यह तो वो खुद पर कभी खर्च न करता। यह लोग दिल के बड़े हैं। बिजली जुड़ जाने के बाद अंदर आता हूँ। जैसे ही कदम रखता हूँ एक कमीज मुंह पर आकर लगती है। कुछ समझ पाता उससे पहले यारा की कड़क आवाज आती है, अब भी कमीज पहनो, ऐसे नंगे घूमते हो। इस वक्त मेरी पीठ पर कई खरोंचे हैं जो कल रात यारा ने छोड़ी थी। ग्रेडी और बिजली वाले दोनों ने देखी थी, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। मुझे तो पता ही नहीं था और सुबह से बेफिक्री से बिना कमीज के घूमता रहा। यारा को इतनी शर्म आती है कि जमीन में समा जाए। बाहरी लोगों के सामने मुंह से कुछ निकाल ना पाई जब तक मैं पहाड़ पर नहीं चला जाता। यारा अपने जलते गालों को हथेलियों से दबाती है और आखिरकार शांत होती है। फिर बिस्तर की चादरें खोलकर धोने के लिए निकालती है। मिमी की छोटी सेज उठाकर आंगन में ले जाती है। मिमी को उस पर बिठाती है, एक परात में गर्म पानी भरती है और चादरें धोने लग जाती है। तभी मैं एक टोकरी लेकर आती है जिसमें अंडे और मांस का एक छोटा टुकड़ा है। यारा उसे देखकर जल्दी से हाथ पहुंचती है और उठ खड़ी होती है। माँ, आज कैसे आना हुआ? मैं टोकरी रसोई में रखती है और अपनी बेटी को ध्यान से देखती है। उसके बदन पर फटे पुराने बेढंगे कपड़े, आंखें जलने लगती हैं। जल्दी से पलकें झपकाती है और मिमी को छोटी सेज से उठा लेती है। घर का काम निपट गया था तो सोचा देख आऊं। नजरें धीरे धीरे 3 कमरों की उस टूटी फूटी मिट्टी की दीवारों वाली कोठरी पर घूमती हैं और यह शादी मंजूर करने का बोझ वो हर दिन उठाती है। उसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। यारा, मैं सोच रही थी अगर सच में उसके साथ बात नहीं बनती तो छोड़ दो, अभी जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है आगे। ऐसे आदमी के लिए सब कुछ बर्बाद करके नहीं जी सकती। यारा माँ की बात सुनती है और एक पल के लिए चुप हो जाती है। मूढ़े पर बैठ जाती है और देर तक कुछ नहीं बोलती। जिस दिन उसने मायके से उधार लेकर जोड़े पैसे छीन लिए और शराब में उड़ा दिए, उस वक्त सच में मन में बस निराशा थी। उसके साथ रहना जैसे किसी बंद गली में फंस जाना था जहाँ से कोई रास्ता नहीं। जिंदगी खत्म कर लेने के ख्याल मन में आने लगे थे। मिमी को लेकर जलाशय में कूद जाने की सोच ली थी, लेकिन जब वो होश में आया तो शर्म से खुद को थप्पड़ पर थप्पड़ मारता रहा। फिर घबराहट में दरवाजे से निकल पड़ा और बच्चे के लिए चावल की लपसी ले आया। इन कुछ दिनों में वो बिल्कुल अलग इंसान लगता है। बाहर आवारागर्दी नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं। मैं अपनी बेटी को फर्श की तरफ ताकते चुप देखती है और सोचती है कि वो मिमी को अकेले पालने की चिंता में है। अगर बच्चे को साथ लेकर जाना हो तो मैं पाल लूंगी उसे। रुकती है। हालांकि बच्चे के साथ घर में रहो तो दोबारा शादी मुश्किल हो जाएगी। इन दिनों तलाक तो होता ही नहीं। चाहे जितनी मुश्किल हो, औरत को दांत पीसकर आगे बढ़ना पड़ता है। माँ को यह सब सोचते सुनती है, यहाँ तक कि तलाक के बाद दोबारा शादी तक। यारा उसकी बाहों से मिमी को ले लेती है। माँ, अभी तलाक के बारे में नहीं सोच रही मैं। लगता है वो सच में बदल रहे हैं। मिमी की नई पोशाक को सहलाती है। इन्होंने पैसे कमाए और यह खरीदी उसके लिए। मेरे लिए भी एक सेट लाए, लेकिन अभी पहना नहीं। मैं अपनी बेटी के कोमल गोरे चेहरे को देखती है और उसमें वो रंगत दिखती है जो काफी अरसे से नहीं थी। आंखों में एक चमक लौट आई है और मितवत सिनेब वहीं खड़ी खड़ी चौंक जाती है। बस कल ही पड़ोसन से सुना था कि इस आदमी पर बाहर किसी का 50 रुपए का उधार है। यह कोई छोटी रकम नहीं और इसने कभी कोई पक्का काम नहीं किया। यह चुकाएगा कैसे? इसीलिए तो आज सुबह सुबह चली आई थी। लेकिन बेटी के चेहरे
चेहरे पर कोई छुपाव नहीं दिखता। यह सोचकर उधार की बात करने का इरादा छोड़ देती है। दोनों के बीच और तकरार नहीं करानी। खुद को संभालती है, आंखों के किनारे लाल हैं और गर्म जोशी से सिर हिलाती है। अगर सच में बदल गया है तो बस यही काफी है, फिर मुझे चैन मिलेगा। आंख का कोना पहुंचती है। इधर मैं पहाड़ पर हूँ, दांतों में एक मकई की रोटी दबाए मन ही मन हिसाब लगा रहा हूँ कि अभी 2 मंजिला घर बनाने में क्या खर्च आएगा। मौजूदा बाजार भाव पर जो कुछ इकट्ठा कर सकता हूँ उससे घर बनाना और फिर भी हाथ में अच्छी खासी बचत रखना यह बिल्कुल मुमकिन लगता है। आखिरकार इन दिनों 10,000 रुपए की दौलत वाला घर अभी भी कम ही देखने को मिलता है और जानता हूँ कि शायद कुछ और वक्त गाँव में ही रहना पड़े, कुछ और साल। पहली प्राथमिकता यह है कि जहाँ रह रहे हैं वो सुधरे। यह 3 टूटे फूटे मिट्टी के कमरे इतने नीचे हैं कि अंदर सीधे खड़े भी नहीं हो सकता। धूल हर तरफ है, छत से लगातार टुकड़े झड़ते रहते हैं। यह परिवार के रहने की जगह नहीं है। अभी मुझे क्या पता कि अंदर में यारा से तलाक लेने के बारे में बात कर रही है। अगर पता होता तो शायद इतने होश हवास से यहाँ यहीं आकर डेंड्रोबियम खोद भी नहीं पाता, क्योंकि इस दूसरी जिंदगी में दौलत बनाना चाहे जितना जरूरी हो, यारा और मिमी से बड़ी कोई चीज नहीं है। पिछले जन्म की यादों से पैसे कमाने का हुनर तो है, हर एक दिन की जल्दबाजी की जरूरत नहीं। दोपहर होने को आई है और खाना नहीं खाया। घर की तरफ भागता हूँ क्योंकि डर लगता है कि मेरा एक निवाला मिमी के हिस्से से कम हो जाएगा। घर पर मैं कुछ कह नहीं पाती। जब यारा लटका हुआ मांस उतारती है, आधे से ज्यादा काटती है और दरवाजे तक उसके पीछे दौड़ती है। माँ, यह घर ले जाओ भाइयों और उनके परिवार के लिए। मैं टुकड़े का आकार देखकर हाथ हिलाने लगती है। डरती है कि अगर उसे पता चला कि वो उनके लिए खाना ले गई तो यारा पर निकालेगा, और इससे भी ज्यादा डर है कि यारा खुद भूखी रह जाएगी। घर पर है हमारे पास। देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो, ज्यादा खाओ नहीं तो मिमी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं मांस लिए बिना चली जाती है। यारा दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को दूर होते देखती रहती है जब तक वो नजरों से ओझल न हो जाए। फिर मांस वापस अंदर ले आती है। पड़ोसन रिया यारा की हम उम्र है, लेकिन 2 साल पहले इस गाँव में ब्याही आई। सांवली धूप में पकी चमड़ी वाली रिया एक कच्ची शलगम चबा रही है। अरे सारा दिन अंदर बंद रही। बाहर बड़ी चर्चा है। कल रात देला की उसके पति ने पिटाई की। पूरे मोहल्ले ने चीखें सुनी। यारा रसोई से निकलकर आंगन में एक मूढ़े पर बैठती है और बस आधे मन से जवाब देती है। यारा को कम बोलते देखकर रेना एक मूढ़ा खींचकर परात के सामने बिल्कुल उसके आमने सामने बैठ जाती है। आगे झुकती है और आवाज धीमी कर लेती है। बात फैल रही है कि डेला का बेटा दरअसल तुम्हारे देवर का नहीं है। यारा के हाथ रुक जाते हैं। रीना की तरफ नजर उठाती है। लोग कह रहे हैं बून का है। रीना शलगम का बचा हुआ टुकड़ा जेब में ठूंसती है और बाकी बात सीधे यारा के कान में फुसफुसाती है। यारा सन्न रह जाती है। जो सुन रही है उस पर यकीन नहीं होता। उसने हमेशा बून की इज्जत की थी, हमेशा उसे ईमानदार और न्यायी समझा था, सच्चा बड़ा भाई। लेकिन यह सुनकर मुंह में एक कड़वाहट आ जाती है जो जाती नहीं। यह कैसे हो सकता है? अच्छा मुझे जाना होगा, पत्ती के लिए खाना बनाना है, फिर मिलेंगे कभी। रीना यारा की प्रतिक्रिया से संतुष्ट दिखती है, हल्के से थपथपाती है और चली जाती है। उस शाम मैं बहुत देर से घर आता हूँ। इस बार दूर से ही बिजली की रोशनी की चमक दिखती है और सीने में कुछ उठता है। बिजली के बल्ब सच में तेल के दिए से कहीं ज्यादा चमकीले होते हैं। यारा मुझे देखकर जल्दी से वो खाना निकालती है जो गर्म रखा था, और कुछ सफेद फूल वाली रोटियां भी। बेपरवाही से पूछती है आज इतनी देर क्यों हुई? कपड़ों पर मिट्टी देखती है, बर्तन रखती है और मुझसे कीचड़ झाड़ने लगती है। मैं जल्दी से रोकता हूँ, मुड़कर मुख्य कमरे का दरवाजा बंद करता हूँ और टोकरी में भरे पुआल के नीचे से ढूंढकर कुछ निकालता हूँ, जिसे सावधानी से मेज पर रख देता हूँ। डेंड्रोबियम तो मिली और वापसी पर एक अनजान चीज हाथ लग गई। वो हिस्सा छोड़ देता हूँ जब पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते नीचे उतरा था और फिर कठिन चढ़ाई चढ़ी थी, इसीलिए इतनी देर हो गई। ये चीज डेंड्रोबियम से कम दाम पर नहीं बिकती, तौल के हिसाब से। एक छोटी सी किस्मत बिल्कुल अचानक मिली। मन में पहले से सोच रहा हूँ कि आज रात यारा के साथ वक्त बिताऊंगा और कल यह बेचने के बाद दोबारा पहाड़ पर चढ़ूंगा। यारा मेज पर रखी उस गहरे भूरे रंग की अदरक की शक्ल जैसी चीज को देखती है। कहीं किसी किताब में ऐसा कुछ देखा था। क्या यह जंगली बोए जंगली फाऊ जड़ है? अनिश्चितता से पूछती है। आवाज में अविश्वास है। उम्मीद नहीं थी कि मेरी पत्नी को इसकी पहचान होगी। इस गांव में ज्यादातर लोगों को अंदाजा नहीं कि यह कितनी कीमती है। अगर होता तो पहाड़ों में जो भी अच्छा है वो कब का साफ हो चुका होता। डेंड्रोबियम और जंगली फाऊ जड़ अगले 1 दशक या उससे भी ज्यादा वक्त तक कीमती रहेंगी। आखिरकार जब खेती की तकनीक आगे बढ़ेगी तो इन्हें उगाया जा सकेगा और बाजार में आम हो जाएंगी और कोई इन्हें पूछेगा भी नहीं। फिर भी सच्ची जंगली जड़ी बूटियां तब भी अचरज भरे दामों पर बिकेंगी, क्योंकि असली जंगली तो मिलेंगी ही नहीं। चौड़ी मुस्कान के साथ यारा को बाहों में खींचता हूँ, झुककर उसके नरम गाल पर होंठ रखता हूँ और उसकी चमकती आंखों में सीधे देखता हूँ। हाँ, यही है जंगली फाऊ जड़। कल तुम्हें और मिमी को शहर की सैर कराने ले चलूंगा। मिमी का नाम सुनते ही यारा का बदन अकड़ जाता है। उसे याद आता है जो उसने पहले कहा था कि मिमी को शहर के किसी बेऔलाद घर में बेच देगा। अभी तक वो उससे उबरी नहीं है। कौन जाने सच में बच्चा नहीं होता उनके, या बस एक नौकर लड़की चाहिए। वो खुद को उसकी बाहों से छुड़ा लेती है और साफ थकान के साथ कहती है, मिमी अभी बहुत छोटी है, हम दोनों घर पर रहेंगे, तुम जाकर हाथ मुंह धो और खाना खाओ। उसका बदलाव फौरन पकड़ में आ जाता है। उसे बाहर ले जाना चाहता था, शायद उसके लिए सर्दियों के कपड़े भी ले आता, लेकिन उसे दोबारा चौकस होते देखकर साफ है कि वो डरती है कि मैं मिमी के साथ फिर कुछ करने वाला हूँ। जो मैंने किया वो एक रात में माफ नहीं होता। मुझ पर उसका भरोसा जलकर राख हो चुका था। बस सब्र रखना होगा। कीचड़ से सनी कमीज उतारता हूँ, बाहर जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारता हूँ और वापस अंदर आकर बैठ जाता हूँ। खाना मेज पर लग चुका है। सुनहरे रंग के भुने अंडों की एक थाली और सुबह के
बचे हुए भुने मांस की एक छोटी कटोरी। क्या उसने दोपहर को ढंग से कुछ खाया ही नहीं? अगर ऐसे ही सबके लिए बचाती रही तो खुद कब भरेगी? ज्यादा कमाना होगा, इतना कि उसे दोबारा कभी फिक्र न करनी पड़े। यारा, ये अंडे कहाँ से आए? तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद माँ सिंह आई थी, वो लाई थी। यारा बिना ऊपर देखे दलिये का एक कटोरा परोस देती है। माँ ने तंदाम बेतेल, माँ ने तलाक के बारे में जो कहा उसका एक शब्द नहीं। यह सुनकर कि मैं आई सी थी, शर्म की एक लहर उठती है। जब शराब के पैसों के लिए उसे डराया था वो याद आता है। उसका सामना करने की सोच भी नहीं सकता और यह भी नहीं पूछता कि क्यों आई थी। पहले से आगे की सोच रहा हूँ, कल जो है वो बेचूंगा, पहले मैं का उधार चुकाऊंगा। हाथ बढ़ाकर यारा को अपनी तरफ खींचता हूँ, कहता हूँ बैठो और खाओ। उसे एक मिला जुला आटे का बन थमाता हूँ। अभी तक खुद को सिर्फ सफेद मैदे के बन बनाने की हिम्मत नहीं होती तो आधे मैदे और आधे मोटे आटे को मिलाकर पकाए हैं। मैं एक मकई का बन उठाता हूँ और झटपट खा जाता हूँ। यारा अपने बन का एक छोटा सा टुकड़ा लेती है और मेज के पार चुपके से मेरी तरफ देखती है। काश यह ऐसे ही रहे, मन में सोचती है, लेकिन यह कब तक रहेगा? दोनों चुपचाप खाना खा रहे हैं, तभी बाहर से आवाज आती है, अरे डेक्स निकलो बाहर, एक कम पड़ रहा है। सब इंतजार कर रहे हैं, शराब और ताश। यारा ये आवाज सुनकर चेहरे का रंग उड़ जाता है, आंखें मेरे चेहरे पर जम जाती हैं। डरती है कि मैं वही करने वाला हूँ जो हमेशा करता था, उस दरवाजे से निकल जाना और भोर तक वापस ना आना। एक पल के लिए रुकता हूँ, फिर दिमाग में क्लिक होता है, ठीक ठीक जानता हूँ ये कौन है। चौपस्टिक रख देता हूँ। यारा का पीला पड़ा चेहरा देखकर उठ जाता हूँ और उसे बाहों में खींच लेता हूँ। वो थमी रहती है, उसकी पतली उंगलियां मेरी बनियान के कपड़े में कसकर मुट्ठी बांध लेती हैं। होंठ कांप रहे हैं। फिर से शराब और जुए पर जा रहे हो ना? यह सुनते ही सब समझ आ जाता है। वो डरती है कि मैं अपनी पुरानी राह पर लौट रहा हूँ। थोड़ी उसके सिर पर टिका देता हूँ और बाहें अनजाने में और कस जाती हैं और करीब खींच लेता हूँ। बाहों में थमा यह बदन इतना पतला है कि दिल टूटता है। जिस दिन से वो मेरे घर आई एक भी अच्छा दिन नसीब नहीं हुआ। पेट भर खाना भी एक सपना था। फिर भी इतने सब के बाद वो अभी भी मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है। बस एक सीधी शांत जिंदगी चाहती है मेरे साथ। धीरे से सांस लेता हूँ और आंखों में उठती जलन को दबाता हूँ। आवाज धीमी और भारी निकलती है, फिक्र मत करो, नहीं जा रहा। अब भी भगाता हूँ उन्हें। इस टोली से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। उसे करवट से बाहों में लेता हूँ। यारा यह सुनकर सिर पीछे झुकाती है और सीधे मेरी आंखों में देखती है, टटोलती है, सच में नहीं जाओगे? नजर झुकाकर उन बेचैन खोजती आंखों से मिलाता हूँ। काश सीना खोलकर दिखा सकता कि अंदर क्या है, या साबित कर सकता कि सच में बदल गया हूँ। इसके बजाय झुककर उसकी नन्ही नाक की नोक पर होंठ रख देता हूँ। गर्म सांस उसके चेहरे पर फैलती है। भरोसा करो, अभी उन्हें रवाना करता हूँ। धीरे से उसे वापस मूढ़े पर बिठा देता हूँ। बैठो, खाना खाओ, अभी आया। सीधा खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कि उसकी उंगलियां अभी भी मेरी बनियान में कसी हुई हैं। अगर बाहर वो तीनों इतने खराब ना होते तो उसे साथ ले जाता और खुद उन्हें मना करते दिखाता, ताकि उसे आखिरकार यकीन हो जाता। इसके बजाय सिर झुकाकर उसके बालों पर एक और बोसा दे देता हूँ। बस यही दिलासा दे सकता हूँ। खुरदरा हाथ उसकी पतली पीठ पर थपथपाता है और धीरे धीरे आखिरकार उसकी पकड़ ढीली होती है। सीधा खड़ा होता हूँ, कमरे से होते हुए आंगन पार करता हूँ और लकड़ी का फाटक खोल देता हूँ। बाहर वाले मुझे देखते हैं और डेक्स, वो चिकनी चुपड़ी मुस्कान वाला, फौरन बोलने लगता है, आओ यार बिक्सी, ये ठीक नहीं है। पत्नी की तबीयत ठीक हुई नहीं कि तुम घर से निकल भी नहीं सकते। कई दिन हो गए यार, एक बार भी पीने नहीं आए। उसका घिनौना मुंह, माथे पर सख्त ठंडी लकीरें पड़ जाती हैं। जबान संभाल गुर्राता हूँ, उस मुंह से जो निकलता है उसे साफ करो, नहीं तो मैं बंद करा दूंगा। बाकी दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मेरा चेहरा देखकर मुस्कुराहट गायब। मामला संभालने की कोशिश करते हैं। अरे बिग सी, डेक्स ऐसा ही है यार, बेलगाम जबान है इसकी, ध्यान मत दो। चलो एक पैग लगाते हैं। उनमें से एक मेरे कंधे की तरफ हाथ बढ़ाता है। हाथ झटक देता हूँ और बाकियों पर एक नजर डालता हूँ। शराब और ताश चाहिए तो मेरे पास मत आना, अब मैं बाहर हूँ। तीनों जैसे भूत देख लें ऐसे मुझे देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर मुझे पूरी तरह हक्के बक्के। और डेक्स अभी भी वही घिनौनी मुस्कान लिए और आगे बढ़ता है। बिग सी को पट्टा पड़ गया क्या? घर से निकल नहीं सकते? अच्छा, अब जब तबीयत ठीक हो गई है तो हमारे साथ क्यों नहीं आते? वो बात पूरी भी नहीं कर पाता। मेरा बूट सीधे उसकी छाती पर लगता है और वो कराहते हुए धूल में चित हो जाता है। 2 कदमों में पास पहुंचता हूँ और एक पांव सीधे उसकी टांगों के बीच रख देता हूँ। झुकता हूँ, आंखें ठंडी और अंधेरी, उसे नीचे घूरते हुए। अगली बार वो सीवर जो तेरा मुंह है खुला तो दोनों होंठ सिलवा दूंगा और तेरी वो तीसरी टांग बीच से तोड़ दूंगा। एडियोर दबाता हूँ बात घर करने के लिए। डेक्स जमीन पर पड़ा, सीना चीखता हुआ, दोनों हाथ मेरे बूट के खिलाफ उठाता है जो उस पर दबा है और चीख चीख कर बोलता है, बिग सी माफ करो, मैं गलत था, आगे से कभी मुंह नहीं चलाऊंगा। बाकी दोनों यह नजारा देखकर बिल्कुल सफेद पड़ जाते हैं। दोनों में से एक भी एक शब्द नहीं निकाल पाता। मुझसे कुछ अंधेरा और भारी निकल रहा है, वैसा जो रात को भर देता है और रीढ़ में ठंडक दौड़ा देता है। कोई दखल देने की हिम्मत नहीं करता। बचपन से मुझसे डरते आए हैं। मैं लड़ता हूँ जैसे खोने को कुछ नहीं, लेकिन आज रात बस मुझे इतना गुस्से में फिर भी काबू में और भूखे शेर जैसा देखकर उनकी रूह कांपती है जैसी कभी मुक्केबाजी में नहीं कांपी। मन में बस एक ही बात है कि डेक्स इतना जोर से न चिल्लाए कि यारा बाहर आ जाए। नहीं चाहता कि वो मुझे ऐसे देखे। बस यही कमी थी कि इस बेवकूफी भरे नजारे की वजह से वो मुझसे दोबारा डरने लगे। तो सब खत्म। सीधा खड़ा होता हूँ, ऊपर से डेक्स को देखता हूँ, पांव पीछे खींच लेता हूँ, निकलो यहाँ से। बाकी दोनों ऐसे हिलते हैं जैसे फांसी से माफी मिल गई हो। डेक्स को जमीन से उठाते हैं और जाते जाते जल्दी से बोल देते हैं, जा रहे हैं बिग सी। जैसे ही वो जाते हैं सब छोड़ देता हूँ, वो सारा तनाव, वो सारी धार, और आंगन में वापस आ जाता हूँ। पीछे की कुंडी लगा देता हूँ। अंदर यारा मेरे जाने के बाद से चैन से नहीं बैठ पाई। हर पल 1 घंटे जैसा लगा है। मुझे गए काफी देर हो गई है और उसका
दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, पेट गुड़गुड़ाता है, मेज पर खाना अभी भी भाप उड़ा रहा है, लेकिन एक निवाला भी नहीं जाता। बस इन कुछ दिनों में उसने उसे धीरे धीरे अलग इंसान बनते देखा है। बिना चाहे मन में उम्मीद फिर जड़ें जमाने लगी है। उसे अमीर नहीं बनना, बस टिका रहे। लेकिन अगर वो वापस शराब और जुए पर गया तो वो क्या करेगी? बच्चा अभी इतना छोटा है, उसे साथ लेकर काम पर नहीं जा सकती। क्या सच में तलाक तक नौबत आएगी? अभी इन्हीं सोचों में डूबी है कि पक्के कदमों की आहट सुनाई देती है। आंखें खुद ब खुद उस आवाज की तरफ मुड़ जाती हैं, और वो है उसका लंबा कद चांदनी में से कदम रखता हुआ। उस पल यारा की सूनी आंखों में रोशनी फूट पड़ती है। वो सच में उन लोगों के साथ नहीं गया, वो सच में रुका। अभी वहीं अचंभे में खड़ी है कि मैं पीछे से आकर दोनों बाहें उसके इर्द गिर्द लपेट लेता हूँ, उसके नरम गाल पर बोसा देता हूँ। ये क्या चेहरा बना रखा है? तुम्हारा आदमी 5 मिनट के लिए निकला और तुम पहचान नहीं पाई। चॉपस्टिक वापस उसके हाथ में थमाता हूँ और अपनी जगह बैठ जाता हूँ। एक मकई का बन उठाता हूँ और ऐसे खा जाता हूँ जैसे बरसों से भूखा हूँ। यारा अभी भी होश में आ रही है और बिना सोचे पूछती है, सच में हमेशा के लिए छोड़ दिया उन्हें? हल्का सा सैल्यूट मारता हूँ। जी बिल्कुल, हमेशा के लिए, जिंदगी से बाहर। यारा आखिरकार सिर हिलाती है और धीरे धीरे संभल संभल कर खाने लगती है। निवालों के बीच बीच में चुपके से मेरी तरफ देखती रहती है। मैं तेजी से खा रहा हूँ, लेकिन कोई बेतरतीबी नहीं। साथ में वो पैनी साफ सुथरी जबड़े की रेखा देखना सच में अच्छा लगता है। जब उसने उसे शादी की थी तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने उसकी जान बचाई थी, एक हिस्सा बस इसलिए भी था कि वो सुंदर था। उसकी सूरत ने बहा दिया था उसे। फिर भाई के लिए वो बात भी थी, और बस ऐसे ही एक ऐसे आदमी से ब्याह दी गई जिसके पास सुंदर चेहरे के सिवा कुछ नहीं था। यारा को कहीं खोया देखता हूँ। क्या चल रहा है उस दिमाग में अंदाजा नहीं। भुने अंडे का एक सुनहरा टुकड़ा उठाकर सीधे उसकी रोटी पर रख देता हूँ। मुस्कुराता हूँ, खाओ यारा, आज रात बाद में जितना देखना हो देख लेना। ये बेशर्म बात सुनकर वो एकदम होश में आ जाती है। मेरे चेहरे पर वो घमंडी भाव देखकर, और मुझे एक तीखी झुलसाने वाली नजर देती है। फिर सिर झुका लेती है, चेहरा लाल लाल, और खाने में डूब जाती है। पेट भरने के बाद हिलने की जहमत नहीं उठाता। उस चरमराते छोटे मूढ़े पर लुढ़क जाता हूँ और बस उसे देखता रहता हूँ, और जितना देखता हूँ उतना अच्छा लगता है। वक्त तंग है, खाना कम है, मेकअप का नाम नहीं, फिर भी उसकी त्वचा चिकनी और दमकती है। चेहरे पर सुई चुभोए किसी भी मशहूर हस्ती से ज्यादा खूबसूरत। चॉपस्टिक थामे हाथ की पोरें देखता हूँ। हाथ बढ़ाकर उसकी पतली कलाई अपनी उंगलियों में थाम लेता हूँ। पास खींचकर ध्यान से देखता हूँ। बाहर सूखती चादरों के बारे में सोचता हूँ और मन बना लेता हूँ। कल जो बेचना है वो बेचने के बाद काले बाजार वाले से वॉशिंग मशीन का वाउचर लूंगा। यहाँ आस पास ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि वॉशिंग मशीन होती क्या है। उस पर पैसे खर्च करना तो दूर की बात, लेकिन वॉशिंग मशीन होगी तो यारा को हाथों से सब कुछ नहीं रगड़ना पड़ेगा। यारा हाथ वापस खींच लेती है। इस तरह घूरे जाने से वो सक पका गई है। खाना हो गया हो तो जाओ पानी गर्म करो, नहाओ। कीचड़ लपेट रखा है सारे बदन पर। उठता हूँ और उसके गाल पर एक बोसा चुरा लेता हूँ। फिर पानी गर्म करने रसोई में चला जाता हूँ। मेरे जाने के बाद यारा चॉपस्टिक रख देती है और गर्म गाल पर हाथ दबा लेती है। कल रात से वो उस पर छाया हुआ है। बाहों में लेता है, जब मन चाहे बोसा चुरा लेता है, और जब भी पास आता है उससे एक गर्म साफ खुशबू आती है जो दिल को उलट पुलट कर देती है। धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। उसे खुद समझ नहीं आता कि यह क्या है। रात के खाने के बाद यारा का हाथ थाम लेता हूँ और कहता हूँ, चलो थोड़ा टहलते हैं, खाना हजम होगा। वापसी पर सीधे घर नहीं जाता, अलग रास्ता लेता हूँ। पशुओं के बाड़े के पास एक टूटा फूटा मिट्टी का घर है। बाहर एक कच्चा पत्थर का चूल्हा रखा है। अंदर एक औरत हाथ सीने पर दबाए बिना रुके खांस रही है। एक थैले में हाथ डालकर थोड़ी सी मकई निकालती है, पानी का छींटा मारती है और एक टूटे मिट्टी के बर्तन में डाल देती है। बस इतने कदमों में चेहरा पीला पड़ जाता है। माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकती हैं। मैं अभी देख ही रहा हूँ कि आधे सफेद बालों वाला एक आदमी पास से बड़े कदमों से चला आता है। तनी हुई भौहों के साथ उसे करछुल ले लेता है, उसे अंदर जाकर आराम करने कहता है और खुद चूल्हे पर जुट जाता है। औरत उसकी तरफ देखती है। वो आधी रोटी आगे बढ़ाता है। आज अच्छा रहा, एक पूरी के बदले मिली, आधी खाई, आधी तुम्हारे लिए रखी, खाओ, खाओगी तभी ठीक होगी। खा लिए तुम? आदमी बिना रुके जवाब देता है। हाड़ी में एक मुट्ठी चावल डालता है, उकड़ू बैठकर आग सुलगाने लगता है। खा लिया। औरत अपने बदन के बारे में सोचती है और रोटी वापस धकेलती है। भूख नहीं है, तुम खाओ, मैं तो दिन भर लेटी रही, बस कुछ गर्म पीना है। वो आग में लकड़ी डालता है, ऊपर नहीं देखता, आंखें जलती हैं। दिन भर भूखा रहा यह लाने के लिए, और कल का जवाब अभी तक उसके पास नहीं। वो थोड़े से चावल भी पड़ोसियों से मांगकर जुटाए थे। उसके लिए तड़पता है, थकी हुई, बीमार, बिना खाए, और वो उसके लिए तरह तड़पती है, जड़ से उखड़ा हुआ, उसके साथ तकलीफ झेलता हुआ। वो उसका हाथ थाम लेता है। ज्यादा मत सोचो, बस आराम करो, कल दवाई लाऊंगा, तुम्हें ठीक कर दूंगा। यह सब देखता हूँ और सीने में कुछ कस जाता है। वापसी के रास्ते पर यारा उनके बारे में पूछती है। चुप हो जाता हूँ। क्या कहूँ? सच यह है कि उन्हें जानता नहीं, निजी तौर पर नहीं, लेकिन पिछले जन्म में टेलीविजन पर देखा था। उस बूढ़े आदमी ने दशकों में एक कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया था। जब उसकी मौत हुई तो उसने एक एक पैसा दान कर दिया और अपनी पत्नी के नाम से एक चिकित्सा दान संस्था बनाई। जिंदगी भर का एक ही पछतावा था कि उसे बचा नहीं पाया। उसे बीमारी से तड़पते और आंखों के सामने मरते देखा। यादों को जोड़ता हूं तो लगता है जो बीमारी उसे ले गई वो शायद यही है जो अब भी है।
लेकिन मेरी नजर में नोरा की बीमारी ज्यादातर कुपोषण की वजह से है। चारों तरफ से खुला पशुओं का बाड़ा, दिन भर बस पतला सा दलिया। ऐसे हालात में मामूली बीमारी भी जानलेवा बन जाती है। मेरी सोच है कि यारा जो हाई स्कूल पढ़ी है, दवाई, खाना और पैसा लेकर इस आदमी में लगाए जो एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। कम से कम कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं वापस आने से पहले उसे पढ़ा तो सकती है। यह मन में तय करके अगली सुबह जब आसमान में पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ, आंखें खुल जाती हैं। बिना आवाज किए बिस्तर से निकलता हूँ, छोटे पालने के पास जाता हूँ और सावधानी से मिमी को उठाकर यारा के बगल में धीरे से लिटा देता हूँ और रजाई उसके इर्द गिर्द अच्छे से समेट देता हूँ। यारा के लिए नाश्ता बनाता हूँ, फिर दरवाजा खींचकर बंद करता हूँ और निकल पड़ता हूँ। आज बाजार का दिन है। इतनी सुबह भी सड़क पर लोग चलते दिखते हैं। इन दिनों गाँव में एक साधारण साइकिल भी बड़ी विलासिता मानी जाती है। जिस घर में हो वो खाता पीता घर है, इसलिए ज्यादातर लोग पैदल ही चलते हैं। पिछले जन्म की याद के सहारे बिना किसी मुश्किल के सबसे बड़ी पारंपरिक दवाई की दुकान ढूंढ लेता हूँ। चौड़े जबड़े वाला अधेड़ उम्र का आदमी काउंटर के पीछे से मुझे लाया हुआ सामान निकालते देखता है और धीरे धीरे मुझे ऊपर से नीचे परखता है। फिर जंगली डेंड्रोबियम उठाकर ध्यान से जांचता है, हाथों में पलटता है। पुरानी जंगली डेंड्रोबियम है, एक एक जड़ का बाल सलामत। हैरानी छुपाना मुश्किल हो जाता है। बड़ी सावधानी से काउंटर पर रखता है और पूछता है थाह लेते हुए, क्या मांग रहे हो इसका? यह सुनते ही एक पल नहीं घुमाता, दाम बता देता हूँ। जानता हूँ वो पलटवार करेगा और सच में जैसे ही बात मुंह से निकलती है वो मुझे अलग नजर से तोलता है। यह आसानी से ठगा नहीं जाएगा। मेरी टोकरी पर नजर डालता है और पिछले आंगन में बुलाता है। करीब 1 घंटे तक आगे पीछे होता है। आखिरकार दोनों जंगली डेंड्रोबियम के जखीरे, जंगली फाउ जड़ और हिरण की सींग की मुलायम परत बेच देता हूँ। संतुष्ट होकर निकलता हूँ। 500 रुपए जेब में, पैसों से भरा सरकारी दुकान की तरफ जाता हूँ। वॉशिंग मशीन चाहिए कहता हूँ और क्लर्क ऐसे देखता है जैसे मैंने कुछ पागलपन की बात कही हो। खुद माथे पर हाथ मारता हूँ। हाँ, वॉशिंग मशीनें हैं, लेकिन होटलों और सरकारी दफ्तरों के लिए, घर के लिए नहीं। चीन की पहली घरेलू वॉशिंग मशीन अभी बनी ही नहीं, वो तो 1978 तक नहीं आएगी। लेकिन इससे भी बेहतर कुछ मिल जाता है। 9 इंच के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का वाउचर। बिना एक पल सोचे थाम लेता हूँ। फिर तेल के राशन टिकट, मांस के राशन टिकट और आटे के राशन टिकट भी ले लेता हूँ। काले बाजार वाला एक बड़ा खरीदार देखकर चापलूसी पर उतर आता है। जब सुनता है कि टीवी आज ही घर पहुंचाना है तो ट्रैक्टर वाला ढूंढ निकालता है। सब कुछ गांव तक पहुंचाने के लिए 2 UN। वो बात पूरी भी नहीं करता और मैं हाँ कह देता हूँ। फिर वापस सरकारी दुकान में जाता हूँ और यारा के लिए चमकीला लाल ऊनी स्वेटर, एक पैंट और चमड़े के जूते लेता हूँ जो अभी सच में चलन में है। फिर मिमी के लिए कई सेट नए कपड़े, फिर कुछ नई रुई की रजाइयां। जो भी दिमाग में आता है खरीदता जाता हूँ। जब तक काम खत्म होता है ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा आधा भर गया है। ड्राइवर मुंह खुला सारा सामान देखता रहता है। हैरान है कि घिसे पुराने कपड़ों में यह नौजवान इतने पैसे कहां से लाया। जब तक सब निपटता है दोपहर हो चुकी है। इधर घर पर यारा उस सुबह उठी थी तो मिमी बगल में लेटी थी और मैं जा चुका था। यारा बिस्तर से खुद को घसीट कर उठती है। बदन अभी भी भारी और दर्द से भरा है तो देखती है कि वो उससे पहले उठ चुका था। नाश्ता तैयार करके रख गया है। सुनहरे अंडे मेज पर इंतजार कर रहे हैं और साथ में अपने तेल में सिजलाते तले हुए पोर्क के टुकड़े। यह कहना झूठ होगा कि यारा का दिल नहीं हिला। दोपहर के आसपास ग्रेडी एक तरोताजा नौजवान लड़की को साथ लेकर आता है। अरे, चौथे बेटे की बहू। यह टिया है, शहर से भेजी गई युवा कार्यकर्ता। अब से तुम्हारे यहाँ रहेगी। अपने आदमी को बता देना और इसके लिए एक कमरा तैयार कर देना। यारा वहीं पलकें झपकाती खड़ी रह जाती है। अचानक कहीं से एक नौजवान लड़की आ गई घर में रहने और इस मिट्टी के घर में हैं कुल 3 कमरे। इसे कहाँ फिट करें? एक कमरा दोनों का, मुख्य हॉल खाने के लिए और दूसरा सामान से ठसाठस भरा। जगह नहीं है ग्रेडी, वो अभी घर पर नहीं है। यह फैसला मैं अकेले नहीं कर सकती। ग्रेडी एक मुस्कान में चेहरे की सारी झुर्रियां सिकोड़ लेता है। बिना एक शब्द कहे यारा को हाथ हिलाकर टालता है। टिया को जल्दी से कुछ हिदायतें देता है और चला जाता है। अगर नौजवान ने उसे वो मांस का टुकड़ा न दिया होता तो इतनी तरोताजा और सुंदर लड़की यहाँ नहीं भेजता। इस बार के भेजे गए युवाओं में 20 से ज्यादा हैं, ज्यादातर हट्टे कट्टे नौजवान लड़के, और ये नाजुक सी लड़की उसने यहाँ रखी है। घर पर एक नवविवाहित जोड़ा, मतलब लड़की नौजवान लड़कों के घर से ज्यादा महफूज रहेगी। रात को कोई झंझट नहीं, कोई फिक्र नहीं, और घर में पहले से एक जवान खूबसूरत बीवी है तो किसी के मन में कोई गलत ख्याल नहीं आएगा। पीछे छूटी टिया अपना कैनवास का थैला थामे उन 3 जर्जर मिट्टी के कमरों को देखती है और उसका दिल डूबता है। यहाँ की जिंदगी बाकी सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। हंगमे को जो घर मिला वो आरामदेह लगा। अधेड़ उम्र का जोड़ा, 3 बच्चे, सब साफ सुथरे और ढंग के कपड़ों में। यहाँ आने के रास्ते पर उसने दूसरों को उस आदमी के बारे में बात करते सुना जिसके यहाँ उसे रखा गया है। कहते हैं अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है, शराबी जुआरी, बीवी पर हाथ उठाता है, इतना कंगाल की खाने के लाले पड़े रहते हैं। आने से पहले सोचा था शायद बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो। अब यहाँ खड़े होकर लगता है कि बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था। लेकिन घर की मालकिन फीके बेढंगे कपड़ों में, हैरान करने वाली खूबसूरत है, नाजुक नैन नक्श जैसे बनाए गए हों, गांव की लगती ही नहीं। यारा उन नजरों को खुद पर घूमते महसूस करती है और ताड़ लेती है। खुद को देखती है, पैबंद लगे घिसे कपड़े। फिर टिया को देखती है, करीने से तैयार, सफेद स्कर्ट, सफेद मोजे, छोटे चमड़े के जूते, चमकदार और सजी संवरी। यारा उस जांच को अनदेखा करने का नाटक करती है और बोलती है बैठो, वो कमरा अभी अस्त व्यस्त है, सामान भरा पड़ा है और मेरे पति के आने तक रुकना होगा, तब साफ करेंगे। अंदर जाती है और थर्मस लेकर वापस आती है। टिया के लिए गर्म पानी का कटोरा भरती है। टिया थोड़ी अकड़ के साथ सिर हिलाती है और आंगन में एक मूढ़े पर बैठ जाती है। दिमाग पहले से चल रहा है। किसी तरह वो काम का नोटिस वापस शहर पहुंच
पहुंचाना होगा और जल्दी। ऐसी जगह एक दिन भी ज्यादा नहीं रहना, खासकर ऐसे आदमी के घर में जिसके बारे में यह सब सुना है। संभल कर रहना होगा, चौकस रहना होगा। यारा ने दोपहर के लिए कुछ साधारण बनाने की सोची थी, लेकिन अब मेहमान आ गई है तो आस्तीनें चढ़ाकर काम में लग जाती है। टिया समझती है कि कुछ देर यहाँ रहना होगा और बिना कुछ किए मुफ्त खाने का इरादा नहीं। हाथ धोती है और रसोई में जाती है। आग लगाऊं? अंदर कदम रखती है और रुक जाती है। रसोई पुरानी है लेकिन साफ और करीने से रखी है और छत की कड़ी से मांस का एक विशाल टुकड़ा लटक रहा है। खाने के लाले पड़े रहते हैं, कहाँ था? तो फिर ऊपर इतना बड़ा मांस का टुकड़ा कहाँ से आया? यारा झुकी हुई है, दोनों हाथों से आटा गूंथती हुई वह तभी सिर उठाती है जब तिया की आवाज सुनाई देती है। मैं संभाल लूंगी, अगर कुछ करना है तो आंगन में बच्ची पर नजर रख लो। तिया सिर हिलाती है और बाहर छोटे झूले की तरफ चली जाती है। वहाँ लेटी बच्ची चिकनी त्वचा और गोल चेहरे वाली बिल्कुल नन्ही चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लगती है, बेहद प्यारी। तिया झुककर उसे दुलारती है, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इस घर की मालकिन उसी की उम्र की है और ये गोरा सुंदर चेहरा, इतनी कम उम्र में इसकी शादी कैसे हो गई होगी, और वो भी उस जैसे आदमी से, एक नाकारा गुंडे से। क्या उसे मजबूर किया गया था? क्या उसके पास कोई चारा नहीं था? यह सोचकर तिया की रूह कांप उठती है। जितना सोचती है उतनी ही बेचैन होती जाती है। वह सोचने लगती है कि क्या उसे ग्रेडी के पास जाकर अपना तबादला मांग लेना चाहिए, भले ही किसी और गरीब घर में, बस घर का आदमी भला हो। रसोई में यारा खाना बनाने में व्यस्त है, बिल्कुल बेखबर कि बाहर की लड़की अपने मन में पूरा नाटक रच चुकी है। थोड़ी देर में चूल्हे से नूडल्स का गर्मा गर्म कटोरा उतरता है। यारा उसे बाहर ले जाती है। आओ खा लो, नूडल्स बने हैं। तिया अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसकी नजर कटोरे पर टिक जाती है, शोरबे के ऊपर तेल की हल्की परत तैरती हुई। वह पलकें झपकाती है, फिर जल्दी से कहती है, मैं तिया हूँ, बस तिया कहकर बुला लेना। यारा हल्के से सिर हिला देती है और बात वहीं छोड़ देती है। दोपहर करीब 4 बजे एक ट्रैक्टर खड़खड़ाता हुआ गांव में घुसता है और ठीक हमारे फाटक के सामने आकर रुकता है, बिल्कुल वहीं जहां मैंने ड्राइवर को बताया था। यारा आंगन में मुर्गियों को मक्का डाल रही होती है जब उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत हाथ का काम रोक देती है। वह उठकर फाटक की तरफ जाती है और ठीक उसी वक्त पहुंचती है जब मैं ट्रैक्टर से कूदता हूँ। उसका दिमाग चकरा जाता है। यह घर ट्रैक्टर पर क्यों आ रहा है? इससे पहले कि वह कुछ कह पाए, ड्राइवर केबिन से चिल्लाता है, अरे लड़के, सच में इतनी सारी चीजों के लिए जगह है तुम्हारे पास? फिर वह आगे से ट्रैक्टर के पीछे की तरफ घूमता है और सावधानी से टीवी सेट को किनारे की ओर खिसकाता है, डरते हुए कि कहीं खरोंच ना आ जाए। मैं पलक झपकते ही ऊपर चढ़ जाता हूँ और खुद उस चीज को उठाकर नीचे उतार लेता हूँ। मैं ड्राइवर की तरफ देखकर मुस्कुरा देता हूँ, जल्दी ही काफी जगह बन जाएगी। यारा वहीं ठगी सी खड़ी रह जाती है। तुमने यह सब खरीदा? उसकी आवाज में साफ अविश्वास झलकता है। इतना सारा सामान, ऊपर से एक टीवी सेट, कितने पैसे और कितने राशन टिकट लगे होंगे इसमें? मैं उसके खूबसूरत चेहरे को देखता हूँ, वो बड़ी बड़ी हैरान आंखें, और आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथ में थाम लेता हूँ। मुझे पता है उसे पैसों की चिंता है, पर सच कहूँ तो यह रकम मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यारा अब से अच्छी जिंदगी जिए, एक दिन भी तकलीफ न झेले। मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता हूँ, बाद में सब बताऊंगा, अभी थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं नहीं चाहता उतारते वक्त तुम्हें चोट लगे। यारा वैसा ही करती है और किनारे खिसक जाती है जैसे किसी डोर से बंधी हो, और एक के बाद एक चीजें उतरकर छोटे पहाड़ की तरह जमा होती देखती रहती है। उसके मन में पछतावा गहराने लगता है। अगर उसे पहले पता होता तो वह मिमी को गोद में लेकर साथ ही चली जाती। ये सब कितने का पड़ा होगा? क्या इसे पैसा संभालना भी आता है या नहीं? इधर तिया कोने में खड़ी, मिमी को गोद में थामे, उस लंबे चौड़े कंधों वाले, लंबे पैरों वाले जवान आदमी को टकटकी लगाए देख रही है। यही है गांव का वो गुंडा। उसने सोचा था कि वह बदसूरत, रूखा सूखा, देखने में ही भद्दा होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने तीखे नैन नक्श, इतना आकर्षक चेहरा होगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर आदमी कभी नहीं देखा। उसका दिल धड़कना बंद ही नहीं कर पा रहा। और तभी तिया को आखिरकार समझ आता है कि यारा जैसी औरत की शादी इतनी कम उम्र में कैसे हो गई। यह आदमी पर्दे पर देखे किसी भी अभिनेता से कहीं ज्यादा सुंदर है। जैसे ही सारा सामान ट्रैक्टर से उतर जाता है, मैं जेब से 2 युआन निकालकर ड्राइवर को थमा देता हूँ। वह उसे लेकर हाथ हिलाता है और गुड़गुड़ाते हुए चला जाता है। मैं सामान उठाकर आंगन में ले जाने लगता हूँ। यारा भी हाथ बंटाने की कोशिश करती है, पर मैं उसे साफ मना कर देता हूँ। मैं उससे कहता हूँ बैठकर आराम करे, और मैं काम में इतना डूबा रहता हूँ कि मुझे यह तक खबर नहीं रहती कि आंगन में कोई अजनबी भी मौजूद है। बूना, जिसे शायद कहीं से खबर लग चुकी है, हड़बड़ाते हुए आता है और मेरे दरवाजे के बाहर ढेर सारे सामान को देखकर वहीं ठिठक जाता है। वह बस घूरता रह जाता है। आखिर इस आलसी भाई के पास इतना सारा सामान खरीदने के लिए पैसे आए कहाँ से? वह तो बिल्कुल कंगाल था, घर में बेचने लायक कुछ भी नहीं था। कहीं इसने बच्ची तो नहीं बेच दी? यह ख्याल आते ही बून बाकी रास्ता दौड़ते हुए तय करता है, जब तक कि उसे मिमी तिया की गोद में सुरक्षित नजर नहीं आ जाती और उसकी जान में जान आती है। बून कुछ नहीं कहता, वह बस सिर झुकाकर सामान आंगन में रखवाने में हाथ बंटाने लगता है। वह उस भारी धातु के डिब्बे को घूरता रह जाता है। प्लग लगाओ तो उसमें से तस्वीरें और आवाज निकलती हैं। स्क्रीन पर झिलमिलाते बिंदुओं का पूरा झुंड रेंगता रहता है। डिब्बे के अंदर एक पूरी शोरगुल भरी दुनिया, बिल्कुल किसी फिल्म जैसी। वह उसके चारों ओर 2-3 चक्कर लगाता है, छूने को बेताब पर खुद को रोके रखता है। कहते हैं सर, इस चीज की कीमत कई 100 युआन होती है। यही होगा वह चीज जिसे शहर वाले टेलीविजन सेट कहते हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका अपना भाई सच में
में यह चीज घर ले आएगा। पूरे गांव में बस यही एक। सारा सामान ठिकाने लगने के बाद बून मुझे फाटक के पास अलग खींच ले जाता है और सीधा पूछता है, इतने सारे पैसे कहां से आए? मैं उसे आराम से, भाई आराम से, शांत भाव से बता देता हूँ कि मैं शिकार करके काले बाजार में बेच रहा था। जंगली डेंड्रोबियम की बात मैं पूरी तरह छिपा जाता हूँ। यह बून पर भरोसा न होने की वजह से नहीं, बल्कि जंगली डेंड्रोबियम सीधी खड़ी चट्टानों पर उगता है। उसे बताने से उसका कोई फायदा भी नहीं होगा, और अगर बात फैल गई तो मैं अपना स्रोत पूरी तरह गनवा बैठूंगा। बसंत आते ही मैं बून और अपने बड़े भाई को पहाड़ पर ले जाऊंगा, उन्हें अच्छी जगह दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि क्या देखना है। उसके बाद यह उन्हीं पर निर्भर करेगा। बून मुझसे कहने ही वाला होता है कि बस खेती बाड़ी पर ध्यान दूं, पर मेरे चेहरे की एक झलक देखते ही वह वहीं रुक जाता है। मेरी आंखों में एक तीखापन है, एक गहराई है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे वह किसी बिल्कुल अलग इंसान को देख रहा हो। बड़ा भाई होते हुए भी वह मुझे मुश्किल से ही पहचान पा रहा है। सोचता हूँ जब बून यहीं है तो उसे नया घर बनवाने की अपनी योजना भी बता दूं और मदद मांग लूं। मैं उसे कहता हूँ कि एक दिन का एक युआन दूंगा। बून अपनी सिगरेट का एक लंबा कश लेता है। पागलपन मत करो, मैं मुफ्त में कर दूंगा, मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं, पर घर बनवाना कोई छोटी बात नहीं, इसमें असली पैसा लगता है। बून, पैसों की कोई कमी नहीं और मैं तुम्हें दूंगा। अपने भी हो तो हिसाब साफ रखना चाहिए। मेरे लिए एक अच्छा कारीगर ढूंढो, अच्छी सामग्री लगवाओ और सर्दी आने से पहले हम नए घर में रहने चले जाएं। बून सिर हिला देता है, यह सोचकर कि मेरा मतलब मौजूदा 3 कमरों की मरम्मत से है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि मैं पूरी 2 मंजिलें बनवाने की बात कर रहा हूँ। यह सब बून के हाथों में सौंपने की वजह सीधी सी है। मैं पूरी तरह खिंचा हुआ हूँ। सर्दी आने से पहले मुझे सारा जंगली डेंड्रोबियम बटोरना है। अगर रास्ते में और जंगली फोतिर जड़ या कोई और औषधीय पौधा मिल जाए तो सोने पे सुहागा, और अगर किस्मत अच्छी रही और कोई सिक्का हिरण मिल गया, उसका सींग या कस्तूरी निकाल पाया, तो वह असली बड़ी कमाई होगी। अभी दिन काफी बाकी है, इसलिए हम दोनों सीधे ग्रेडी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में घर बनाने के लिए ईंटें खरीदने तक के लिए सरकारी परमिट चाहिए होता है, और ग्रेडी गांव के मुखिया के तौर पर यहाँ किसी और से कहीं ज्यादा असली ताकत रखता है। मैं उसे चांद सिगरेट का एक पैकेट थमाता हूँ और साथ में चुपके से एक युआन भी पकड़ा देता हूँ। परमिट बिना किसी अड़चन के मिल जाता है। हम सीधे कम्यून की ईंट भट्टी पर जाकर ऑन ऑर्डर दे देते हैं। बून मन ही मन हिसाब लगाने लगता है। कितनी ईंटें चाहिए तुम्हें? दीवारें कितनी मोटी रखने का सोच रहे हो? इतनी ज्यादा क्यों? मैं कह देता हूँ 2 मंजिलें। बून देखता है मैं 10-10 युआन के 2 नोट निकालता हूँ और मैं उन्हें ईंट भट्टी के मालिक को थमा देता हूँ, तो उसकी पलकें तक नहीं झपकती। बून सिहर उठता है। फिर मैं उसे बताता हूँ कि बाकी बकाया ईंटें पहुंचने पर चुका दूंगा, तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। ये सब अविश्वसनीय लगता है। ये 10-10 युआन के असली नोट है, रद्दी कागज नहीं, यूं ही जेब में पड़े हुए जैसे कुछ भी न हो। बून को एहसास होता है कि जिस कंगाल जुआ खेलने वाले छोटे भाई को वह जानता था, अब वह खुद को इस तरह संभाले हुए है कि खुद ईंट भट्टी के मालिक से भी ज्यादा रौबदार दिखता है। चुपचाप, स्थिर खड़ा। अगर उसे एक साफ सुथरी नीली जैकेट पहना दी जाए तो लोग बिना शक के मान लेंगे कि यह किसी अफसर का बेटा है। अगर उसकी गर्दन पर वो काला तिल और हाथ पर पुरानी लड़ाई का चाकू का निशान न होता, तो बून कसम खा लेता कि किसी ने उसके भाई की जगह बिल्कुल अलग इंसान बिठा दिया है। घर लौटते वक्त बून को सिर हल्का हल्का सा महसूस होता है, जैसे जमीन ठीक से ठोस ही न हो। ये अब भी उसका भाई है, बेशक है, फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है और वह इसे झटक नहीं पा रहा। घर के पास पहुंचकर मैं अपनी कमीज की जेब से 5-10-10 युआन के नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाता हूँ। बून, लकड़ी को छोड़कर बाकी सब कुछ तुम्ही पर भरोसा है कि तुम सब संभाल लोगे। बून पैसे लेने को हाथ बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। उसके हाथ उसे गंदे से लगते हैं और लेने से पहले वह उन्हें अपनी जैकेट के किनारे से पोंछ लेता है। वह नोटों को बड़ी सावधानी से अपनी छाती के सबसे पास वाली जेब में रख लेता है, डरते हुए कि कहीं एक भी न गुम हो जाए। इतना सारा पैसा, मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं सब कुछ ठीक से करवाऊंगा। मैं सिर हिला देता हूँ। बेशक, मुझे उस पर भरोसा है, आखिर वह बून है। और अगर पिछले जन्म में बून और डेला ने हमारा ख्याल न रखा होता, तो यारा ने जितना दुख झेला, उन सब में मिमी शायद इस दुनिया में आ ही न पाती। उस सब में घुलकर खत्म हो जाती जो मैंने उन्हें झेलने पर मजबूर किया था। घर की मुख्य कमरे में लौटकर यारा वह सारा सामान देख रही होती है जो मैं लाया हूँ। वह अलमारी से एक चौकोर कपड़ा निकालती है और टीवी सेट पर बड़ी सावधानी से डाल देती है। ठान लेती है कि उस पर धूल का एक कण भी नहीं पड़ने देगी। सच पूछो तो उसे लगता है इस चीज को खरीदने का फायदा ही क्या है। बिजली तो हमेशा गुल रहती है, ऊपर से एंटीना भी चाहिए, और आधा वक्त तो बस झिलमिलाहट ही दिखती है। पर मुझे इससे इतना खुश देखकर वह चुप रह जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि मैं उसके और मिमी के लिए भी कुछ लाया हूँ। एक महिलाओं का ऊनी स्वेटर, पतलून, चमड़े के जूते, मिमी के लिए कई छोटे छोटे कपड़े। पिछली बार बाजार से लाई जैकेट अभी तक उसने पहनी भी नहीं है, इतनी कीमती कि पहनने का मन ही नहीं करता। और अब इतना और सामान आ गया है। पर यह जानकर कि मैं उसका और मिमी का इतना ख्याल रखता हूँ, यारा के मन में गर्मजोशी उमड़ आती है, उमड़ आती है। वह नए रजाई में से एक उठाती है, नरम, मोटी और भारी, और उसे मोड़कर संदूक में रखने जाती है। आंसू बिना रोके ही बह निकलते हैं। यह रजाई उससे भी बेहतर है जो वह दुल्हन बनकर साथ लाई थी। जो भी उसने खरीदा है असली और बढ़िया है। फिर उसे ध्यान आता है कि उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, और उसकी अपनी कमीज पर तो पैबंद के ऊपर पैबंद ही लगे हैं। उसके जूतों में छेद हैं। तिया वहीं खड़ी मिमी को गोद में थामे, नए कपड़ों पर
नजरें गड़ाए बेचैनी से कुलबुला रही है, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जिसने मछली देख ली हो पर पकड़ ना पाए। वह वी-नेक स्वेटर इस वक्त शहर में सबसे चलन वाली स्टाइल है। उसने भी एक लेने की चाहत रखी थी, पर उसके माता पिता ने आधे महीने की तनख्वाह स्वेटर पर खर्च करने की इजाजत नहीं दी, और अब यह सीधे उसकी आंखों के सामने है, वो भी एक से ज्यादा। तिया ईर्ष्या से जल उठती है। यारा का पति तो जैसे किसी पेंटिंग से निकल कर आया हो। उस पर भी वह उस पर खर्च करते वक्त पलक तक नहीं झपकता, और सच में उसका ख्याल भी रखता है। अभी अभी सामान उतारते वक्त उसने यारा को उंगली तक नहीं हिलाने दी, मानो वह कांच की बनी हो। गांव वाले इस तरह के आदमी को कैसे बिल्कुल बेकार बता सकते हैं। बकवास है यह सब। मैं बाहर से तेज कदमों से अंदर आता हूँ तो देखता हूँ एक अनजान जवान औरत मेरी बच्ची को गोद में थामे खड़ी है, यारा की तरफ मुस्कुरा रही है। तुम्हारी कोई दोस्त है? तिया को महसूस होता है कि मेरी नजर उस पर पड़ी है, और वह तुरंत नजरें नीची कर लेती है। मेरी आंखों से आंखें नहीं मिला पाती। वह खुद को इस सबसे ऊपर शहर की लड़की मानती है, पर जब से यह आदमी ट्रैक्टर पर सवार होकर धूल मिट्टी में सना सामान से लदा हुआ लौटा है, वह यहीं खड़ी हुई है, और उसकी नजरें एक पल के लिए भी यारा से नहीं हटी। तिया वहीं मौजूद है, पूरी की पूरी इंसान, और उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। यारा अभी भी मेरे लाए सामान को व्यवस्थित करने में लगी होती है जब वह मेरा सवाल सुनती है, और उसे होश आता है कि घर में कोई अतिरिक्त भी मौजूद है। लड़की इतनी चुपचाप थी, और यारा सामान संभालने में इतनी डूबी हुई थी कि उसे उसका वहां होना ही भूल गया था। यारा माफी मांगने जैसे भाव से उसकी तरफ मुड़ती है, और तिया की गोद से मिमी को वापस ले लेती है, फिर मेरी तरफ मुड़ती है। ग्रेडी इसे लाए थे, यह यहाँ भेजी गई युवती है, कुछ समय हमारे साथ रहेगी। क्या हम पश्चिम वाला कमरा खाली करके इसे दे दें? उसकी आवाज में सवाल है। वह पूछ रही है, फैसला नहीं सुना रही। हालांकि मैंने उससे कहा है कि घर वही चलाती है, फिर भी उसे खुद फैसला लेना सही नहीं लगता, गलत होने के डर से। जैसे ही सुनता हूँ कोई यहाँ रहने आ रहा है, मेरी भौहें बिना सोचे समझे तन जाती हैं। आखिरी चीज जो मैं चाहूंगा वह यह है कि कोई अजनबी आकर यारा और मेरी बनाई इस शांत छोटी सी जिंदगी में खलल डाले। पर फिर मैं यारा के चेहरे पर वह उम्मीद भरी इंतजार करती नजर देखता हूँ, और इनकार मुंह से निकल ही नहीं पाता। मुझे डर है कि वह सोचेगी मैं उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कहता। मैं पहले ही यारा को अंदर वाले कमरे में ले जाता हूँ, अपनी बाहरी जैकेट उतारता हूँ, और छिपी हुई जेब से जंगली डेंड्रोबियम बेचने से मिले पैसे निकालता हूँ। मैं उसे थमा देता हूँ। फिर यारा से मिमी वापस लेकर उसे उछालते हुए बताता हूँ कि हम घर बनवाने वाले हैं। यारा पैसे लेती है, और हाथ में पकड़े कड़कड़ाते 10-10 युआन के नोटों को देखती रह जाती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा। इतना सारा सामान खरीदने के बाद भी इतना पैसा बचा है। जंगली डेंड्रोबियम के 2 डंठल, एक जंगली फोवाई, थोड़ा हिरण सींग और कस्तूरी, इन सब की कीमत इतनी निकली। जब मैं घर बनवाने की बात छेड़ता हूँ, यारा तुरंत पैसे संभाल कर रख देती है। मेरी उत्सुक नजरों के सामने वह उसे कहीं सावधानी से छिपा देती है, और फिर चुप हो जाती है। अगर घर न बनवाएं तो सिर्फ इन दोनों चीजों को बेचने से मिले पैसे ही तीनों को सालों तक आराम से बेफिक्र जीवन दे सकते हैं। पर अगर सच में घर बनवाया तो यह पैसा कहीं कम पड़ेगा। वे कर्जे में डूब जाएंगे, और उसके भाई के परिवार ने पिछले 2 सालों में उनके लिए पहले ही इतना कुछ किया है। अब उनका अपना बच्चा भी पालना है, वह उनसे और कैसे मांग सकती है? यारा अभी यही सब सोच ही रही होती है कि मुझे जैसे उसके चेहरे पर लिखा हर विचार पढ़ता हुआ देखता है। मैं झुककर उसके मुलायम गाल पर एक चुंबन जड़ देता हूँ। यारा, पैसों की फिक्र मत करो, वह मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस घर पर रहो और आराम करो, खुद को थकाओ मत। गाल पर अचानक आई वह गर्माहट यारा के पूरे चेहरे में खून दौड़ा देती है। वह मुझे ऐसी नजरों से देखती है जो लोहा तक पिघला दे, फिर आवाज धीमी कर लेती है। ये क्या कर रहे हो? बाहर कोई खड़ा है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं बस उसे देखकर मुस्कुरा देता हूँ। पिछले जन्म में मैं ऐसी दुनिया में रहा हूँ जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती। थोड़ी सी शर्मिंदगी से क्या फर्क पड़ता है? मैं झुककर उसके भरे गुलाबी होंठों को चूम लेता हूँ और हल्के से दांत गड़ा देता हूँ। उसके चेहरे पर फैलती वह मुलायम गुलाबी लाली देखकर मेरे सीने में कुछ पिघल सा जाता है। वह अब माँ बन चुकी है, फिर भी इतनी आसानी से शर्मा कैसे जाती है? मैं उसे छोड़ देता हूँ और फिर से काम की बात पर लौट आता हूँ। भून कल सामान का ऑन ऑर्डर देगा। अगर इसे और पैसे चाहिए हो और तुम्हारे पास आए तो देना मत भूलना। यारा चुपचाप सिर हिला देती है, पर उसके मन में कुछ खटक रहा होता है। उसे पड़ोसी की कही कुछ बातें याद आती हैं, बून और डेला के बारे में कुछ। और अब जब वह बून के बारे में सोचती है, उसके मन में बस एक बेचैनी सी है जो हट नहीं रही। मुझे यारा के चेहरे पर वह परछाई नजर आ जाती है, इससे पहले कि वह उसे छिपा पाती। मैं पास जाकर अपना चेहरा उसके चेहरे से सटा देता हूँ। क्या बात है, मन में मत रखो। यारा एक पल सोचती है, फिर सिर हिलाकर कुछ नहीं कहती। मुझे समझ आ जाता है कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती, तो मैं छोड़ देता हूँ। बाहर मुख्य कमरे में तिया अकेली खड़ी है और यारा की धीमी आवाज में कहीं बाहर कोई है वाली बात उसके कानों में इतना पड़ चुकी है कि उसका चेहरा चुकंदर जैसा लाल हो जाता है। वह चुपचाप आंगन के बीचों बीच निकल आती है, खुली हवा में सांस लेती है और खुद भी नहीं समझ पाती कि अब उसे ग्रेडी के पास जाकर नई जगह मांगने की कोई जल्दी क्यों नहीं रही। इस घर का आदमी वैसा नहीं लगता जैसा गाँव वालों ने उसे बताया था। जब यारा घर लाया, सामान संभाल रही थी, वह बस बच्ची को गोद में थामे खड़ा रहा और तिया ने यह सब साफ देखा। उसने जो भी खरीदा था लगभग सब कुछ घर के लिए या यारा और बच्ची के लिए
था, खुद के लिए एक चीज भी नहीं। तिया अभी भी आंगन में खड़ी ही होती है कि नन्ही मिमी मेरी बाहों में गहरी नींद में सो चुकी होती है। उसका नाजुक चेहरा बिल्कुल शांत और स्थिर। मैं धीरे से मुड़ता हूँ, उसे बिस्तर पर ऐसे लिटाता हूँ जैसे वह कांच की बनी हो और सावधानी से कंबल ऊपर तक खींच देता हूँ। फिर यारा बाहर आकर तिया से कहती है, आज रात की असुविधा के लिए माफी चाहती हूँ, थोड़ा झेल लेना। बाथरूम में अभी भी काफी सामान पड़ा है, शायद वह सब एक साथ हटा ना पाए। तिया यारा की आवाज सुनकर मुड़ती है और उसके अब भी लाल गालों को देख लेती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और इसे अंदर के कमरे से आई धीमी आवाजों से जोड़ लेती है और उसका अपना चेहरा भी गर्म हो जाता है। वह जल्दी से नजरें फेर लेती है। कोई बात नहीं, आप दोनों को तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत है उसी के लिए शुक्रगुजार हूँ। वह झुककर मिमी की छोटी लकड़ी की पालना हमारे पूर्वी कमरे में ले जाने लगती है। मैं तुरंत आगे बढ़कर खुद संभाल लेता हूँ। यारा मुस्कुराती है और पश्चिम वाले कमरे को साफ करवाने में मदद करने चली जाती है। मैं बिना कमीज के काम कर रहा था, पर यारा मेरे पीछे पड़ी रहती है जब तक मैं हार मानकर एक सफेद बनियान नहीं पहन लेता। कपड़े के आर पार मेरी बाहों की मांसपेशियों की रेखाएं साफ झलकती हैं, एक शांत ठोस ताकत बिखेरती हुई।